न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, न जाने कौन सी शिकायतों का शिकार हो गए हम, जितना दिल साफ रखा उतने गुनहगार हो गए हम, है ना। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपको दोस्त, आपको भाई, आपको मिनट एक बार फिर से आपकी सोच को धरती से आकाश तक ले जाने आया हूँ, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, ठीक ना, फेडरलिज्म हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने देख लिया था पावर शेयरिंग, है ना, पावर शेयरिंग, है ना, शक्तियों का विभाजन, ठीक है। शक्तियों का विभाजन बेसिकली एक क्या है, बड़ा कॉन्सेप्ट है। उसी में से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, फेडरलिज्म। क्या है फेडरलिज्म? पावर शेयरिंग में हमने देखा था श्रीलंका का एग्जाम्पल और बेल्जियम का एग्जाम्पल, और हमको अब देखना है फेडरलिज्म में इंडिया का एग्जाम्पल, ठीक है। और थोड़े बहुत कुछ देखने हैं, बस इंडिया को हमको ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में सीखना है। पावर शेयरिंग एक बड़ा चीज़ है और फेडरलिज्म उसका एक छोटा सा पार्ट है, ठीक है। पावर शेयरिंग मतलब बेसिकली कैसे आपको पावर शेयर कर दी किसी भी तरीके से, वो पावर शेयरिंग हो जाएगा। फेडरलिज्म वो चीज़ है जिससे मतलब जियो और जीने दो वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। मतलब फेडरलिज्म में ऐसे शक्ति का विभाजन होगा कि आप भी जियोगे और मैं भी जीऊँगा और सुकून से जिएंगे, ठीक है। और पावर शेयरिंग में कैसा भी हो सकता है, आप मान लो पावर बांट रहे हो 10 उंगली है, ठीक है। इनको पावर ही नहीं दे रहे हो आप, इनको पावर दे दी हो, ठीक है, और दे रहे हो तो एक थोड़ा थोड़ा काम दे दिए इनको, तो ये क्या है, इसके पास ज़्यादा पावर है, इस हैंड के पास क्या है, कम पावर है। तो पावर शेयरिंग तो यहाँ भी हो रहा है, लेकिन फेडरलिज्म में क्या है कि दोनों हाथ को क्या मिलेगा, अच्छा सा पावर मिलेगा, ये भी जिएगा सुकून से, ये भी जिएगा। पावर कम भी होगी तभी मतलब ये परेशान नहीं करेंगे एक दूसरे को, ठीक ना। फेडरलिज्म ये कहता, पावर शेयरिंग मतलब शक्ति का विभाजन होगा होगा होगा, लेकिन फेडरलिज्म में भी पावर का शेयरिंग होगा, शक्ति का विभाजन होगा, लेकिन दोनों लोग कैसे जिएंगे, सुकून से। वहाँ पर सुकून से जी भी सकते हैं, नहीं भी जी सकते हैं, लेकिन फेडरलिज्म का जैसे ही कॉन्सेप्ट आएगा दोनों लोग कैसे जिएंगे, सुकून से, ठीक है। ये है फेडरलिज्म। तो ये फेडरलिज्म ये नया चैप्टर है, ठीक है। तो फेडरलिज्म हमको देखना है, और ये ऑटोनॉमिक प्रमोट करता है, ठीक ना, मतलब कि स्वतंत्र रहने को, ठीक है ना। तो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुशी रहेगी, मतलब खुश रहेगी इसमें, और स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट अगर है तो वो भी क्या रहेगी, खुश रहेगी। लेकिन क्या है ना, पावर शेयरिंग में जैसे यूनिटरी हो गया है पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल और क्या था ये, वर्टिकल डिवीज़न, ठीक है। तो हो सकता है किसी भी पावर शेयरिंग में हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुश हो और स्टेट गवर्नमेंट खुश ना हो। पावर शेयर होगा लेकिन हो सकता है खुश ना हो, थोड़ा सा पावर दे देगा तो स्टेट गवर्नमेंट खुश रहेगी, नहीं खुश रहेगी। तो इसीलिए फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें पावर शेयरिंग क्या हुई ऐसी हुई, मतलब वो भी खुश रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट भी। और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हुक्म ना दे, है ना, हुक्म ना दीजिएगा, है ना। प्रेम से बोलेंगे तो जान भी दे देंगे, और हुक्म देंगे तो गला काट देंगे, है ना, वही वाला कॉन्सेप्ट है। तो पावर शेयरिंग मतलब कि पावर शेयरिंग होगी, हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट खुश रहे, स्टेट गवर्नमेंट खुश ना रहे, लेकिन फेडरलिज्म ऐसा कॉन्सेप्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुश रहेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी खुश रहेगी, और यहाँ पे ये हुक्म नहीं डुलाएगा, है ना, मतलब ऑर्डर्स नहीं देगा। अगर काम करवाना है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट से तो इनसे प्रेम से बोलेगी, ठीक है। तो ये है फेडरलिज्म, मतलब यहाँ थोड़ा सा लगाव वाला कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है। तो मतलब लगाव रहेगा तभी हो पाएगा, आप ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है फेडरलिज्म। शक्तियों का विभाजन यहाँ भी होगा, बंटवारा होगा शक्तियों का, अगर काम करना है तो आपको कोऑपरेट करके चलना पड़ेगा, ठीक है। आप मतलब कि ऑर्डर्स नहीं दे सकते हैं आप, है ना, ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, है ना। क्या फॉलो होगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है फेडरलिज्म, ठीक ना। तो पहले चैप्टर को ही चैप्टर का नाम क्या है, फेडरलिज्म, इसी को हमने क्या बनाया, क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज फेडरलिज्म, तो पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड एज फेडरेशन। देखिए ये फेडरलिज्म मैंने कई बार समझा है, इज्म, है ना, जहाँ भी लग जाता है वो आइडियोलॉजी होती। तो फेडरलिज्म ये क्या, आइडियोलॉजी, है ना, ऐसे गवर्नमेंट की ऐसी आइडियोलॉजी जिसमें क्या होता है, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में शक्तियों क्या होता है, बंटवारा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, फेडरलिज्म। द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, है ना। और कैसा डिवीजन हो रहा है पावर का, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, कैसी हो रही, वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। फेडरलिज्म बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जिसमें डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में क्या किया जाता है, शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, ठीक। तो इसमें मतलब वही है
कि शक्तियों का विभाजन होगा। पावर शेयरिंग में भी ऐसे हुआ था, है ना, देखा था हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिवीजन, यहाँ भी वैसे ही हो रहा है। लेकिन पावर शेयरिंग एक बड़ी चीज़ है और उसमें से पावर शेयरिंग में से एक कॉन्सेप्ट निकाला गया क्या, फेडरलिज्म, है ना, जिसको इंडिया फॉलो करता है ना। तो ये है फेडरलिज्म की डिफिनेशन हो गई। आई होप आपको थोड़ा समझ में आएगा। अब चलते हैं दूसरी तरफ, है ना। गिव डिफरेंस बिटवीन फेडरल एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक ना। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। एनसीईआरटी के ये टॉपिक थोड़ा सा आगे दिए, फिर उसके बाद फेडरल समझा रहा है और यूनिटरी समझा रहा है। तो हम देखेंगे फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है। फेडरल क्या होता है, आपका थोड़ा कॉन्सेप्ट ब्रॉडर होता चला जाएगा, ठीक है। पावर शेयरिंग देखी थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब फेडरलिज्म हम देख रहे हैं, फेडरलिज्म की डिफिनेशन देख लीजिए। अब इसकी क्या, इसको और डूब के पढ़ेंगे थोड़ा सा ना, फेडरलिज्म को और हम थोड़ा समझेंगे, है ना। और इंडिया में कैसे ये आया, ऑटोनॉमी कैसे इसकी बढ़ी, ये चीज़ें हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है, इसको देख लेते हैं। तो इसका द डिफरेंस आर फॉलोइंग, इन दोनों में डिफरेंस आगे दिया गया है। पहला फेडरल, दूसरा है क्या, यूनिटरी, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप डिफरेंस बना के लिखेंगे। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है देख लेते हैं। ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, है ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, इनकी अपनी पावर्स होगी, स्टेट गवर्नमेंट है, इनकी अपनी पावर्स, ओन पावर, ठीक ना, खुद की शक्तियाँ होगी इनकी, ठीक है। और इनको कौन दे रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। कौन दे रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। ये नहीं मुँह से कह दिए तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, वो कहेगा हम भूल गए, है ना। तो फिर इस तरह दिक्कत आ जाएगी, वो कहेगा हम ये कर दिए, वो कर दिए, वो बैठा रहेगा, काम ही नहीं होगा फिर। तो फेडरल स्ट्रक्चर फेल्ड हो जाएगा, इसलिए इसको कौन, कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट होता है, ठीक है। चाहे थोड़ा सा ही बताए लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए इसके लिए। तो ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी शक्तियाँ होंगी, ठीक है। लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, स्टेट गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, लोकल गवर्नमेंट हैज़ इट्स ओन पावर, ठीक, मतलब सबके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होंगी। इधर आते हैं, फर्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं। ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर्स और मोस्ट पावर। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा शक्तिशाली होती है, सारी शक्तियाँ अपने पास रखती है, या मतलब सारी थोड़ा बहुत छोड़ देगी, मतलब स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा दे दी, लो आधी रोटी खा लो, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट ले लेगा। तो वही बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट में क्या है कि सभी लेवल के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होंगी, ठीक ना। और इसको कौन दे रहा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ पे क्या है, ओनली सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैज़ ऑल पावर और मोस्ट पावर। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन होगा लेकिन सारी शक्तियाँ कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। थोड़ा बहुत किसको देगा, स्टेट गवर्नमेंट को, है ना। तो यहाँ पे अनस्टेबिलिटी चांसेस हैं, मैं ये नहीं कहता कि नहीं होंगे अनस्टेबिलिटी चांसेस, मतलब अच्छे से ही नहीं रह पाएंगी, रह सकते हैं ये भी अच्छे से, लेकिन वही ना कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ केवल एक आदमी कंट्रोल करता होगा नीचे तक, मतलब मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट लोकल लेवल तक कंट्रोल कर दे, तो हो सकता है ग्रिप क्या हो, कमज़ोर हो जाए, तो नीचे वाला क्या करेगा, फुतुक के भाग सकता है इधर उधर, है ना। लेकिन यहाँ क्या, सबके पास अपनी अपनी पावर, तो ये कंट्रोल करेगा पूरे को। मान लो छोटा सा कुछ छूट गया तो ये स्टेट वाला कंट्रोल करेगा, मान लो इससे भी कुछ छूट गया गाँव में तो ये वाला कंट्रोल कर लेगा। तो यहाँ पे ग्रिप बहुत अच्छी बनती है, ठीक ना, फेडरल गवर्नमेंट में। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट हो सकता है ग्रिप क्या हो जाए, थोड़ा सा कमज़ोर, है ना। इसीलिए क्या लगेगा, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। इसका एग्जांपल है कौन कौन फेडरल गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं। बेल्जियम, है ना, छोटू सा देश यूरोप का, है ना, इसकी कहानी पढ़े ही है। यूएसए और इंडिया, ठीक ना, ये सब कौन सा क्या फॉलो करते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। बेल्जियम हो गया, यूएसए हो गया, इंडिया हो गया, एटीसी, ठीक ना। और बहुत सारे देश हैं जो फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, कर्नाटक वगैरह, ठीक है। तो यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है, उसका एग्जांपल है श्रीलंका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड, जहाँ पे एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, ज़्यादा शक्तियाँ होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, है ना। ये ज़्यादा इधर उधर स्टेट वालों को थोड़ा सा वीक ही रखते हैं। जैसे श्रीलंका हो गया, तो श्रीलंका में भी अनस्टेबिलिटी आती रहती है, यूनिटरी गवर्नमेंट फॉलो करता है। अभी 2020 में ही यहाँ पे अनस्टेबिलिटी आ गई थी, ठीक है, क्योंकि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास शक्तियाँ होती है तो उथल मचाता है, ठीक ना। चाइना है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, केवल सेंटर कंट्रोल करती है, स्टेट टू स्टेट को मतलब ये लोग पाँव तले रखते हैं, है ना। फ्रांस हो गया, फ्रांस भी कैसे कंट्रोल होता है, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। लेकिन फ्रांस हो गया, पढ़े लिखे लोग हैं, जानवर कम है थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पे भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी क्या दंगे वंगे होते रहते भयानक, है ना। यूरोप के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन फिर भी दंगे वंगे होते रहते हैं, ना। न्यूज़ में रहता है ये, कहीं यहाँ दंगे हो गए, कहीं यहाँ दंगे लग गए, यहाँ पे दंगे लग गए, वहाँ दंगे लग गए, मतलब आग कहीं ना कहीं लगी ही रहती है, ये लेवल होता है। इंग्लैंड,
इंग्लैंड में भी ऐसे ही है, केवल यूनिटरी गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा कंट्रोल करती, सारी शक्तियाँ अपने अंदर रखी है। जो छोटी मोटी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, उनको बहुत कम पावर शक्तियाँ दी गई हैं। फिर भी ये लोग मतलब जागरूक लोग हैं, ठीक है, तो ये लोग थोड़ा सा कंट्रोल कर ले जाते हैं। हमारे यहाँ ये चलता है ना, हम लोग का तो अपना युवा नेता है ना, मतलब एक वो कोई पार्टी का झंडा लीजिए और युवा नेता बन जाइए, ठीक है, टोपी पहन के। तो ये फेडरल गवर्नमेंट हमारे यहाँ चलता है, और भी बहुत सारे लोग यहाँ यूनिटरी गवर्नमेंट ये है। हमारे यहाँ ये चल भी नहीं पाएगा मेरे हिसाब से ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर पाएगी, हमारे यहाँ सब नेता ही हैं। तो नेता मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सिर्फ होता तो युवा नेता कैसे बनते, सभी लोग हैं ना गाँव के। इस तो फिर लोकल गवर्नमेंट आ गया, सभी लोग नेता हैं, है ना। हर इंसान अपने आप में नेता है, बस नेतागिरी नहीं करता वो, है ना। तो श्रीलंका, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड में कैसे यूनिटरी गवर्नमेंट है, जहाँ पे सेंटर के पास ज़्यादा पावर है और स्टेट के पास है भी तो बहुत कम पावर है, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर्स नहीं दे सकती है, काम बताएगी भैया 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 काम कर लो ये, ठीक ना, मतलब अदब से बातें होंगी यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर टू स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे हुक्म चलेगा, क्या चलेगा, हुक्म। यही चीज़ें गड़बड़ाती है, ठीक ना। आप कब तक किसी का हुक्म मानेगा, है ना, एक लिमिट होती है ना। आफ्टर ऑल हम लोग इंसान हैं, जानवर थोड़ी हैं, तो हुक्म एक लिमिट तक चलता है। बाकी आप अच्छे से काम करवाएंगे तो सामने वाला करेगा, है ना। तो फेडरल गवर्नमेंट ये है, ये स्ट्रक्चर है, और यूनिटरी गवर्नमेंट का ये स्ट्रक्चर है। थर्ड देखते हैं, बोथ गवर्नमेंट सेपरेटली अनस्टेबल टू द पीपल, हेंस डाइवर्सिटी इजीली एकोमोडेट। ये कह रहा है कि बोथ गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे लोगों से बात कर लेगी, और स्टेट गवर्नमेंट जब उसका इलेक्शन आएगा वो अपने लेवल पे बात करेगी। मतलब एक इंसान से सेंट्रल गवर्नमेंट भी बात कर रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी बात कर रही है, तो ये खुश होगा कि नहीं, खुश होगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ही लेवल पे गवर्नमेंट से बात होगी। कौन बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। वो भी करे ना करे उसकी मर्जी है, ज़्यादा बोलोगे तो गिराक मारती है ना, क्योंकि वही एक है। और यहाँ पे क्या है कि ये एक बार आपसे स्टेट गवर्नमेंट, जब सेंट्रल का लोकसभा का इलेक्शन होगा तब मोदी जी आएंगे आपसे, भैया ध्यान देना इस बार, ठीक है। और जब स्टेट का इलेक्शन होगा तब योगी जी आएंगे, भैया ध्यान देना। दो बार आपसे बातें की जाएगी, ठीक ना। जब प्रधानी का इलेक्शन होगा, भैया ध्यान देना, तब तो आप पाँव छू के हो जाएगा, है ना। मोदी योगी पाँव नहीं छूते हैं, वो आप तक नहीं आएंगे गाँव में, ठीक है। हो सकता है आ भी जाते हैं कई गाँव में, लेकिन प्रधान जो होता है वो आपके मोहल्ले को होता है ना, लुंगी पहन के चल देगा आपके यहाँ, नमस्ते, है ना। तो ये क्या होता है, सेंट्रल स्टेट लोकल आसानी हो जाती थोड़ा, ये लोगों से मिल के बात करते हैं। लेकिन इधर वाले में वो चीज़ें नहीं होती। सेंट्रल गवर्नमेंट मे और मे नॉट आंसरेबल टू द पीपल। मैं ये नहीं कह रहा नहीं करेगी बात, करेगी ये भी बात, लेकिन ठीक ना 5 साल में एक ही बार। यहाँ पे क्या स्टेट है, लोकल है, तीनों एक बार तो आएंगे ही आपसे बात करने, ठीक है। तो आपकी चीज़ें ज़्यादा सॉल्व हो पाएंगी। यहाँ पे क्या होता है, एक ही बार आएगा 5 साल में, मैटर सुलझा नहीं, फिर 5 साल बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये है यूनिटरी, वो है फेडरल। तो आपको समझ में लग रहा होगा कौन सा अच्छा कौन सा खराब है ना। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये बेटर दिख रहा है, ये कम बेटर है ना। अब मेच्योर हो चुके हैं तो आप ये वाला फॉलो कर सकते हैं। अगर आप यंग हैं तो ये वाला फॉलो करिए। तो इंडिया क्या है, यंग डेमोक्रेसी है ना। तो ये इंडिया इसको फॉलो करता है। यूएसए भी है ओल्ड डेमोक्रेसी, लेकिन वो भी फॉलो करता है, क्योंकि जब शक्तियों हुक्म जहाँ जाने लगता है ना, वो चीज़ें फिर ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं करती है। ये सब है ना, अनस्टेबल कंट्री है, इनको समझ नहीं आता, कभी ना कभी इनके ऊपर क्या असर आएंगे ये चीज़ों का, तो इनको भी शिफ्ट होना ही पड़ेगा। तो हम लोग पहले से अच्छी तरफ हैं तो खुश हो जाइए आप लोग, ठीक है। पहले हमने देख लिया फेडरलिज्म क्या होता है, फिर हमने देखा फेडरल और यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंस क्या होता है। दोनों में से बेटर कौन है आप बता सकते हैं। अब पूछेगा तो लिखना है ना, शब्दों की कमी नहीं होनी चाहिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, टॉपिक नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। कह रहा है कि विशेषताएं, मूल विशेषताएं क्या है फेडरलिज्म की, बताइए थोड़ा सा। तो कह रहा है द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आर कॉलन, बहुत सारी विशेषताएं हैं, ये कॉपी पेस्ट है। देयर आर 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। पहली विशेषता क्या है फेडरलिज्म की, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, या तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट हो, अगर आपका मन है तो और बना लो 3-4, ठीक है। तो मतलब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पहला फीचर ये है। दूसरा फीचर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न सेम सिटीजन बट ईच लेवल हैव इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन
एंड इट डिवाइडेड एज पर कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहे डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी जिनके पास सेम सिटीजन होगी, ठीक है ना। मेरे ऊपर मोदी जी का भी रूल है, योगी जी का भी रूल है, और हमारे यहाँ जो पार्षद उनका भी रूल है ना, लोकल गवर्नमेंट का, तीनों का रूल है, लेकिन तीनों का अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है, ठीक है। जब मुझे मान लो सेंट्रल लेवल का कोई एग्ज़ाम देना है, तब मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से फॉर्म फिल करूँगा, ठीक है ना। जब स्टेट लेवल का कोई मतलब एग्ज़ाम देना है तो स्टेट गवर्नमेंट का फॉर्म फिल करूँगा। जब लोकल लेवल का कोई मतलब वो करना है, जॉब वगैरह लेने, तो किससे होगा, लोकल गवर्नमेंट से, ठीक है। बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट इसको भी फॉलो करती है, लेकिन मतलब एक गवर्नमेंट सेम सिटीज़न होगा, बट ईच लेवल हैव इट्स ओन ज्यूरिडिक्शन, है ना। मतलब सेंट्रल का एग्ज़ाम हो रहा है तो स्टेट उसमें हस्तक्षेप नहीं कर देगी, ठीक ना। वो अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगा और उसमें सपोर्ट मिलेगा स्टेट का, लोकल का, ठीक है। जब स्टेट करवाएगा तो लोकल का स्टेट का सपोर्ट हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं, स्टेट में ही हो जाएगा। ऐसे ही, ठीक है। तो मतलब एक इंसान पे तीनों लोगों को रूल रहेगा, ठीक ना, लेकिन अपने अपनी लिमिट्स रहेंगे। जब सेंट्रल का एग्ज़ाम होगा तो स्टेट उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब स्टेट का होगा तो उसमें कोई लोकल गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करेगा, जब लोकल का होगा तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगी, ठीक है। जब मुझे मान लो सेंट्रल लेवल पे भी काम होगा, स्टेट लेवल पे भी काम होगा और लोकल लेवल पे भी काम होगा, ठीक ना। सबके अपने अपने काम होंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है। मतलब 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगी, तीसरा डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और उसके अपने सभी एक ही सिटीजन पे रूल करेंगे तीनों, लेकिन उनके अपने ज्यूरिडिक्शंस होंगे, ठीक है। मतलब स्टेट गवर्नमेंट की क्या करवा सकती है मुझसे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करवा सकती है मुझसे, वो अलग होगा, और थर्ड क्या होगा, लोकल गवर्नमेंट क्या करवा सकती है मुझसे, ठीक है। मतलब ज्यूरिडिक्शन अलग होंगे, ठीक है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग काम करेगी, और लोकल गवर्नमेंट, मतलब एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक। फ्री फॉर्म मतलब फ्री हैंड है आपके पास, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर कंसल्ट ऑफ बोथ लेवल। मान लो कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना है आपको, ठीक ना, और शक्तियाँ कैसे डिवाइड होगी, ज्यूरिडिक्शन कैसे डिवाइड होगा, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक ना। अभी कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट आएगी, उसमें आप देखिएगा। द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट चेंज बाई वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सच चेंज रिक्वायर कंसल्ट ऑफ बोथ लेवल। मान लो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज करना है कि ये लेवल की शक्तियाँ कम करो, वो लेवल की शक्तियाँ चेंज करो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज। और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकती, आपको बोथ लेवल, है ना, सेंट्रल लेवल स्टेट लेवल गवर्नमेंट का भी क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट लेना पड़ेगा, है ना। मान लो 28 स्टेट लेजिस्लेचर है ना, विधानसभा, तो आपको हाफ नंबर 2/3 नंबर किसका चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज़ का वोट चाहिए, और 14 स्टेट के मतलब स्टेट लेजिस्लेचर वोट चाहिए, तब आप चेंज कर पाएंगे। इसमें ये बहुत कठिन होता है, ठीक ना। स्टेट वाले हाथ खींच लेते हैं पीछे जब शक्तियाँ कम की जाती हैं उनकी, भाई हमारी शक्तियाँ कम करोगे, तो वो सपोर्ट ही नहीं करते हैं। तो सेंट्रल भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करती है ज़्यादा, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम में हुआ था 1975 में, तब से आज तक नहीं हुआ, समझ में आ रहा है। द जुडिशरी एक्ट एज अंपायर इफ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जुडिशरी क्या होती है ना, आप तो जानते ही होंगे जुडिशरी, है ना, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, है ना, और मीडिया। तो जुडिशरी क्या करती है, अंपायर की जैसे रोल अदा करती है, ठीक है। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या हो जाती है, झड़प, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तब जाके कौन अंपायर बनता है, भैया रुको क्या दिक्कत है, मोदी जी क्या दिक्कत है, योगी जी, दोनों मैटर कौन सॉल्व करवाता है, जुडिशरी। दोनों मैटर होता ही नहीं है, ठीक है। बहुत ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है ना, दो जिसमें एक जान वाले हैं, है ना। मोदी योगी नाम मिल गया है तो काम तो मिल ही जाएगा, उसमें क्या। सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। मतलब दोनों का फाइनेंस क्या होगा, क्लियर होगा, ठीक है। गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सेंट्रल को कहाँ से पैसा मिलेगा, स्टेट को कहाँ से पैसा मिलेगा, क्या होगा, एकदम क्लियर होगा। ये नहीं बाद में लड़ लिए, तुमको यहाँ से पैसे 5 रुपये ज़्यादा मिल गया, हमको यहाँ से कम मिला, इन सब से कोई मतलब नहीं है ना। स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्ट करेगा, सेंट्रल अपना कलेक्ट करेगा। सेंट्रल जब कलेक्ट करता है तो उसमें से कुछ पैसा किसको दे देता है, वापस स्टेट को, तो दोनों लोग खुश रहते हैं अपना, ठीक ना। तो दोनों का सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है, क्लियर एकदम, कहाँ से पैसा आना है, क्योंकि उससे क्या होता है, काम करने में मदद मिलती है ना। हर साल कितना पैसा आ रहा है टैक्स से, वो गवर्नमेंट को पता रहता है, तो उसी के
10-20 ऊपर रहता है तो उसी हिसाब से बजट आता है स्टेट का, उसी हिसाब से रोड्स बनती हैं, उसी हिसाब से डेवलपमेंट काम चलता रहता है, ठीक है। सैलरी भी देनी रहती है, तो उसी हिसाब से एकदम क्लियर रहता है। छठा फीचर है फेडरलिज्म का, फेडरल सिस्टम हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव, दो ऑब्जेक्टिव है इसकी, ठीक ना, टू सेव एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। फेडरल सिस्टम सेव करता है और प्रमोट करता है यूनिटी को सेव करके रखता है और प्रमोट करता है, ठीक ना। मान लो मतलब दो चीज़ें हैं, ठीक है। मान लो सेव एंड यूनिटी, मतलब क्या करता है ना फेडरल स्ट्रक्चर, दो मान लो कम्युनिटी है, ठीक है, तो उसको मतलब यूनिटी को उसको प्रमोट करता है। ये नहीं कि एक को नीचे दिखा रहा है, एक को अपर लेवल पे ले जा रहा है। तो वही फेडरल स्ट्रक्चर है कि मतलब दोनों में क्या करता है, तालमेल बिठा के चलता है ना। तो टू सेव एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, तो ये सेव करता है, क्या सेव करता है, प्रमोट करता है यूनिटी मतलब एकता को ये बनाए रखने की कोशिश करता है। पहला इसका ऑब्जेक्टिव होता है किसका, फेडरल स्ट्रक्चर का, ये फेडरलिज्म का। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, और ये जो रीजनल डाइवर्सिटी होती है मतलब क्षेत्रीय लोगों में जो होता है वो एकता बनाने की एकोमोडेशन, मतलब आपस में मिल के रहें, ये भी इसका क्या होता है, मेन मुद्दा होता है, ठीक है। ये भी एक इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। पहला है सेव एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री, कंट्री में यूनिटी बनाए रखने की ये पूरी कोशिश करता है कौन, फेडरल। एकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ठीक है, तो ये है, ठीक है। और सेवेंथ है एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एग्रीमेंट लिव टुगेदर, ठीक है। एंड एन आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। इनके पास क्या होता है, फेडरल स्ट्रक्चर बोथ एस्पेक्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट भी होता है एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट पे ये काम करता है, आपसी अंडरस्टैंडिंग पे, और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, और एग्रीमेंट करा के रखता है कि हम लोग साथ में रहेंगे, ठीक है। मतलब इंडिया में दो लोग रहे, स्टेट है जैसे उत्तर प्रदेश है तो ये बाहर नहीं जाएगा, एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। यूपी निकल के कोई नया देश नहीं बना सकते इंडिया, है ना। तो एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, भैया ये मिल के रहेंगे, है ना, बाहर नहीं जाएंगे। तो आइडियल फेडरल सिस्टम हैज़ बोथ एस्पेक्ट, आइडियल सिस्टम के दोनों बोथ एस्पेक्ट है, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया है। पहले हमने फेडरलिज्म देखा, फिर फेडरल और यूनिटी गवर्नमेंट देखा, फिर की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ठीक है। अब थोड़ा आगे चलते हैं, रुकिए आप थोड़ा सा। तो अब तक हमने देख लिया था फेडरलिज्म, है ना, और क्या देखा था, फेडरलिज्म देखा था, और हमने देखा था फेडरल और यूनिटी में डिफरेंस, है ना। फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है, यूनिटी गवर्नमेंट क्या होती है, उसमें डिफरेंस देख लिया था। और फिर थर्ड टॉपिक हमने देखा था उसमें फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की फीचर्स, है ना, क्या क्या फीचर्स होते हैं फेडरलिज्म के, ठीक है, वो हमने देख लिया था। अब जो है हम फोर्थ टॉपिक में देखेंगे, गिव डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ फेडरेशन, है ना। फेडरलिज्म के बेसिकली हम कुछ फंडामेंटल जान चुके हैं, अब टाइप्स ऑफ फेडरेशन हम देखेंगे, कितने प्रकार के फेडरेशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें दो प्रकार के फेडरेशन होते हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, एक होता है होल्डिंग टुगेदर, ठीक ना। कुछ लोग क्या करते हैं, आके मिलाते हैं फेडरेशन को, ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, खींच के पकड़ के होल्ड करके बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, देखते हैं कमिंग टुगेदर क्या होता है और होल्डिंग टुगेदर में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। So the federation in which many independent states came together to form bigger unit, then it is called as coming together federation. ऐसा फेडरेशन जब मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट, मतलब बहुत सारे स्टेट हैं जो इंडिपेंडेंट, उनसे कोई मतलब नहीं है देश वैसा, ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, मिल रहे हैं और एक बड़ा देश बना रहे हैं, ठीक है, बिगर यूनिट, ठीक है। मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट में कोई छोटे स्टेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब इंडिपेंडेंट है, कोई उनके ऊपर कब्जा करके नहीं रखा हुआ, और वो आपस में आके मिल रहे हैं, और उससे क्या बना है, बिगर यूनिट, बड़ी यूनिट बना रहे हैं, ठीक है ना। समझदार लोग आके मिल जाते हैं, खतरनाक लोग, और उसके बाद एक और ख़तरनाक, उसमें सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं, फिर उनके ऊपर कोई कब्जा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो यही होता है, देखो मैंने इंडिपेंडेंट स्टेट, इनको कोई लेना देना नहीं था किसी से, लेकिन ये सब आके एक बड़ा यूनिट बनाए, ठीक है, बिगर यूनिट। मैनी इंडिपेंडेंट स्टेट केम टुगेदर टू फॉर्म बिगर यूनिट, इस प्रकार के फेडरेशन को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जाम्पल है यूएसए, नाम ही देखो, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इसने क्या कि बहुत सारे 51 स्टेट है, कितने स्टेट हैं अमेरिका में, 51 स्टेट है, ये सब इंडिपेंडेंट थे, आपस में आके मिले और एक बड़ा यूनिट बना, जिसको क्या बोला गया, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ही बोल दिया गया, समझ में आया।
इसी का एग्जांपल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड तो छोटा सा कंट्री है लेकिन यही वाला कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉलो करता है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया भी यही फॉलो करता है ना। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है देखते हैं। द टाइप ऑफ फेडरेशन इन विच लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, देन इट इज़ कॉल्ड एज होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर क्या होता है, एक बड़ी कंट्री है वो क्या करती है, अपनी पावर्स को डिवाइड करती है छोटे छोटे स्टेट्स में, है ना, और उसको क्या करती है, स्टेट को ग्रिप करके रखती है, छोटे छोटे पावर्स दे देती है और उसके बाद उसको पकड़ के रखती है, होल्ड करके रखती है। ऐसे फेडरेशन को बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। इसमें लार्ज कंट्री होती है, ये क्या कर रही, पावर को क्या कर रही, शेयर कर रही है, ले जाओ तुम भी थोड़ा सा ले जाओ, तुम भी थोड़ा सा ले जाओ, तुम भी थोड़ा सा ले जाओ, तुम भी थोड़ा सा ले जाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का पावर क्या होता है, शेयरिंग होता है, ठीक ना। इसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसका एग्जांपल है इंडिया, जैसे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ताकतवर है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट भी अपने आप मामले में ताकतवर है, ठीक है। जैसे सीएम हो गए हैं, पीएम पावरफुल है तो सीएम भी पावरफुल हैं, है ना, मतलब उनमें ज़्यादा कंपैरिजन तो होगा ही, लेकिन मतलब अगर पावर में देखा जाएगा तो मतलब कोई मतलब किसी से दबता नहीं है ना, मतलब दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और एग्रीमेंट ऑफ लिविंग टुगेदर वाला कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं आइडियल फेडरल का, ठीक है। तो वही है, तो इंडिया, स्पेन और बेल्जियम इसका एग्जांपल है, ठीक है, होल्डिंग टुगेदर का। बेल्जियम याद रखना, है ना। दूसरा इसमें इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन स्टेट्स, जो स्टेट आके मिल रहे हैं यहाँ पे उनकी, अब मान लो ये भी आ रहा है, ये भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, वो भी इंडिपेंडेंट है, तो अगर उनके बीच में ताल में इक्वल पावर बांटी जाएगी ना तभी साथ में आएगी, नहीं वो हम तो आज़ाद ही हैं, हम क्यों आए तुम्हारे साथ, तो फिर ये इसमें क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट। इसको भी इक्वल पावर दी जाएगी, इसको भी इक्वल पावर दी जाएगी, इसको भी इक्वल, इसको भी इक्वल, सबको इक्वल पावर दी जाएगी, है ना। इसीलिए इसमें स्टेट में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है कमिंग टुगेदर में इक्वली होता है, ठीक है। उसी में दूसरा देखो पॉइंट, पावर इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जब देखो एक तो स्टेट में इक्वल बांटा गया है, अब सेंट्रल और स्टेट का मामला आएगा तो इसमें भी इक्वल पावर बटेगी, है ना। सेंट्रल और स्टेट का मामला आएगा इसमें भी इक्वल पावर बटेगी, कुछ सब्जेक्ट को छोड़ के, बाकी दोनों इक्वल पावरफुल होंगे, है ना। तो पावर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ पे दोनों में पावर, स्टेट में भी इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा और सेंट्रल और स्टेट में भी इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कमिंग टुगेदर में, क्योंकि हम आए थे, है ना, हम तो इंडिपेंडेंट, तो हम तो अपनी मर्जी से आए थे, है कि नहीं, सब लोग मिल के एक बड़ा कंट्री मतलब देश बनाए, नेशन बनाए, इस वजह से स्टेट में इक्वल पावर बटेगी और सेंट्रल और स्टेट में भी इक्वल पावर बटेगी। यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक ना। और इसमें क्या होता है, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट। इन सबको मान लो सेंटर है, वो स्टेट को पावर देगा तो किसी को ज़्यादा देगा, किसी को कम देगा, किसी को ज़्यादा देगा, किसी को कम देगा, उसके हिसाब से देगा ना, किसको क्या ज़रूरत है, ताकि तालमेल बना रहे, सब लोग भागे नहीं यहाँ से ना, मतलब उसको भी खुश करेगा, उसको भी खुश करेगा, सबको भी खुश करेगा। अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट स्टेट, सभी स्टेट में उसके हिसाब से पावर बांटेगा तो क्या हो जाएगा, अनइक्वल हो जाएगा। पावर इज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल होगी, है ना, और स्टेट गवर्नमेंट कम पावरफुल होगी, क्योंकि सेंट्रल सबको पावर बांट रही है, मतलब पावर जहाँ से भाग रही है तो उसके पास ज़्यादा होगी पावर। देखो एरो बना हुआ है तो इसके पास ज़्यादा पावर है, इसको दे दे, इसको दे दे, इसको दे, तो इसमें स्टेट का कंपैरिजन होगा होल्डिंग टुगेदर में, तो अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। सेंट्रल और स्टेट का कंपैरिजन होगा उसमें भी क्या होगा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे अनइक्वल अनइक्वल, वहाँ पे इक्वल इक्वल, ठीक है। एग्जांपल हो गया, ये है टाइप्स ऑफ फेडरेशन, एक है कमिंग टुगेदर, एक है होल्डिंग टुगेदर। इंडिया किसका एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। हिंदुस्तान किसका एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर। हिंदुस्तान किसका एग्जांपल है, होल्डिंग टुगेदर, ठीक है। बाकी स्पेन, बेल्जियम है, ठीक। तो ये छोटे छोटा एमसीक्यू में आ जाता है, आप इसे थोड़ा देख लीजिएगा, है ना। अगला है व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, कह रहा है ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बना देती है ना। तो चलिए देख लेते हैं। देयर आर वेरियस केसेस विच प्रूव्स इंडिया इज ए फेडरल कंट्री, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं हमको जिससे इंडिया क्या फेडरल कंट्री बनता हुआ नज़र आता है, ठीक ना, दिखता है। जैसे पहला, आफ्टर पेनफुल ब्लडी पार्टीशन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड, कह रहा है कि जो इंडिया और पाकिस्तान का क्या हुआ, पार्टीशन हुआ, उसमें बहुत सारे खून बहे, उसके बाद हमारा क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बना। इंडिया इज डिक्लेयर्ड
इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, उसमें क्या लिखा गया, इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, मतलब भारत राज्यों का संघ है ना, ये कहा गया। दैट इज नॉट यूज्ड वर्ड फेडरेशन बट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरेशन वर्ड यूज़ नहीं किया गया, कौन सा वर्ड यूज़ किया गया, यूनियन। लेकिन यूनियन और फेडरेशन लगभग लगभग क्या करते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो हाँ, यूनियन कहाँ यूज किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरेशन को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड यूज़ नहीं किया गया है, साफ साफ एनसीईआरटी चिल्ला चिल्ला कहती है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा इस बात को। फेडरेशन नहीं है, लेकिन हमारी कंट्री है क्या, फेडरलिज्म का एग्जाम्पल है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, यूनियन। यूनियन होता है, फेडरेशन होता है, कॉन्फेडरेशन होता है। तीन प्रकार के क्या बोलते हैं, तीन भाई हैं ये, ठीक है, यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन। तो यूनियन क्या होता है, यूनियन एकदम कस के ग्रिप करके रखता है, उसमें कोई स्टेट आ गया है तो वो छूट के नहीं जा सकता। फेडरेशन क्या होता है, फेडरेशन में हल्का ग्रिप कम होती है थोड़ा सा, उससे निकल के जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, मतलब रह सकते हैं। कॉन्फेडरेशन सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है। तो यूनियन, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन होता है। तो बट वहाँ पे यहाँ पे डिफरेंस हमें नहीं देखना है, हमको ये होता है कि हमको देखना है ये यूनियन और फेडरेशन लगभग क्या है, इक्वली ट्रीट किए जा रहे हैं एज पर एनसीईआरटी यहाँ पे, है ना। तो यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनियन वर्ड यूज किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फेडरेशन के प्रिंसिपल पे। किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फेडरेशन के प्रिंसिपल पे। ये पहला केस है जो प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है ना। दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब इंडिया किससे बना है, यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों के संग, है ना, मतलब राज्यों से मिल के बना हुआ है, या कह सकते हैं राज्यों से मिल के बना हुआ है। इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। और यहाँ पे जो कौन पावरफुल है यहाँ पे, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन पावरफुल है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट मिले हैं और उसके बाद इंडिया बना हुआ है, ठीक ना। जैसे क्या बोलते हैं इसको, यूनिफिकेशन हुआ है ना, यूनिफिकेशन हुआ है, फिर इंडिया बना है। और उसमें कौन ज़्यादा पावरफुल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्टेट को शक्तियाँ बांट दी गई धीरे धीरे, ठीक है। तो ये पहला केस है, कॉन्स्टिट्यूशन है। फेडरल कंट्री होने का पहला प्रूफ क्या होना चाहिए आपके पास, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन। और दूसरा शक्तियाँ बंटनी चाहिए, शक्तियाँ बंटनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे पास, ये पहला केस है। और इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट है, जो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फेडरेशन की। तो ये पहला केस है जो प्रूव करता है इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन है और ये किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, फेडरेशन के। इस वजह से इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री। पहला केस प्रूफ, है ना, हेंस प्रूफ। दूसरे पे चलते हैं। इनिशियली कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस अबाउट टू टायर ऑफ गवर्नमेंट, है ना। हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो वहाँ पे दो लेवल गवर्नमेंट की बात हो गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की। लोकल गवर्नमेंट जैसा कोई कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, है ना। और फेडरल कंट्री क्या होती है, जो पावर को सब खुश करने की कोशिश करती है, ठीक है, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करती है, ताकि गांव के लोगों तक के नीचे, मतलब नीचे के लोग जो हैं उनको भी गवर्नमेंट का फ़ायदा हो सके, ठीक है। तो अगर इंडिया एक फेडरल कंट्री ना होता तो पावर को कंट्रोल करके रखता, क्यों एक और गवर्नमेंट बनाता ना, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन होता पावर का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और बढ़ाया, है ना। अभी सेंट्रल स्टेट में हुआ था शुरू में, और उसके बाद हमने बाद में और एक लेवल बढ़ा दी, जिसको बोलेंगे लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये भी केस है जो प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो सेंट्रल बट लेटर थर्ड टायर एडेड इन फॉर्म ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी, है ना। थर्ड टायर एडेड किए गए, जिसको क्या बोला गया, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, है ना। गांव में पंचायत हो गई और शहर में म्यूनिसिपैलिटी, है ना। तो इससे भी पावर का क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी एक केस है जो प्रूव करता है इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री, ठीक ना। खुश रहो, खुद खुश रहो, दूसरों को भी खुश रखो, ये है फेडरल का कॉन्सेप्ट। दे आर द फुल लिस्ट गिवन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पावर का ऐसा विभाजन होता है, ऐसे मतलब लिस्टेड किए गए हैं, है ना, कि आपकी शक्तियाँ कितनी हैं, और मतलब सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट की शक्तियाँ कहाँ कहाँ हैं, मतलब वो क्या है, रिटेन्ड है ना, ताकि कॉन्फ्लिक्ट बाद में ना आ जाए। और अगर चेंज करना है तो उसके लिए बहुत सारे क्या चाहिए, प्रोविजंस, है ना। आधे स्टेट राजी होने चाहिए, पार्लियामेंट में 2/3, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से क्या चाहिए, एक्सेप्टेंस, अप्रूवल चाहिए, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो ये चीज़ें जो बन चुकी हैं वही चल रही हैं, और बदलनी भी है। तो सारे स्टेट, अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो सारे स्टेट साथ आएंगे, और आप पावर छीनना चाहेंगे तो सारे स्टेट क्यों साथ में आएंगे। तो फेडरल कंट्री है
ये तीसरा केस है जो प्रूव करता है। दिया था 4 लिस्ट गिवन और कॉन्स्टिट्यूशन 4 लिस्ट दी गई है ना, इससे भी पता चलता है इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है। पहला कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया एज यूनियन ऑफ स्टेट, ये प्रूव करता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री। दूसरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थी, लेकिन बाद में उसको अपडेट करके कितना किया गया, 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट, आगे देखेंगे हम अभी। तो ये प्रूव करता है कि इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री। तीसरा है 4 लिस्ट दी गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे पावर की प्रॉपर क्या होगी, लिस्टेड किया गया है। तो गवर्नमेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की क्या है, पावर सेपरेशन दिया गया है लिस्ट के थ्रू। इससे क्या पता चलता है इंडिया क्या फेडरल कंट्री है। तो अब लिस्ट देख लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन यहाँ से आते हैं एमसीक्यू फॉर्म में, ऐसे रीजन फॉर्म में, सभी में आते हैं, है ना। 2 मार्क्स 3 मार्क्स, भगवान चाहेगा तो 5 मार्क्स भी आ जाएगा ना, क्वेश्चन रहेगा तो वही है। द सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्ग्रेटनेस और रेसिड्यू लिस्ट, है ना। द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, है ना। ऐसे सब्जेक्ट इसमें रखे गए हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ कानून बनाएगी, बस स्टेट इसमें ताक झाक नहीं करेगी, है ना, क्योंकि ये नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। किसके लिए, नेशनल इंपॉर्टेंस। तो स्टेट गवर्नमेंट इसमें हस्तक्षेप भी नहीं करती है। कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, इसके अंदर किसके सब्जेक्ट होते हैं, नेशनल इंपॉर्टेंस, मतलब राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं इसके अंदर। जैसे डिफेंस, आर्मी में कितने सोल्जर्स जाएंगे, क्या हथियार रहने चाहिए, क्या नहीं रहने चाहिए, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती है ना। स्टेट गवर्नमेंट क्या लेना देना इस सब मामले में, है ना। कितनी पिस्टल चाहिए, कितना राइफल चाहिए, कितना क्या चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। फॉरेन अफेयर, पाकिस्तान से कैसे रिश्ते रखने हैं, चाइना से कैसे रिश्ते रखने हैं, अमेरिका से कैसे रिश्ते रखने हैं, मतलब इंटरनेशनल रिलेशन कैसे मेंटेन होगा, ये कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। स्टेट गवर्नमेंट इससे कोई लेने दे नहीं। और स्टेट गवर्नमेंट को ये दे दिया जाएगा तो 28 सीएम रहेंगे, 28 सीएम अपने हिसाब से बात करेंगे। सोचो कोई मतलब बात हो पाएगी, बात फाइनली नहीं हो पाएगी, झगड़ा और हो जाएगा। इसीलिए किसको दिया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक लोग रहेंगे, आराम से बात करेंगे, काम हो जाएगा, ठीक है। और इतने समय तो स्टेबल पॉलिटिकल पार्ट, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इंडिया में, एक ही पीएम चल रहे हैं, ठीक ना, डेमोक्रेटिक तरीके से ना। ऐसा बहुत मुश्किल होता है डेमोक्रेटिक कंट्री में कि एक ही पीएम इतने लंबे समय तक रह जाए, है ना। तो इतने समय तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है इंडिया में, तो एक ही प्राइम मिनिस्टर कई सालों से हैं, तो फॉरेन अफेयर और आसान हो जाता है इस तरीके से। बैंकिंग, कौन सी नोट रहेगी, कौन सी नोट नहीं रहेगी, अगर स्टेट को दे दिया जाए, सब स्टेट वाले अपना ही बैंक खोल लेंगे और अपना ही क्या कर लेंगे, अपना ही नोट चलाने लगेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स के नियम के हिसाब से ये फेल्ड हो जाएगा पूरा रूल्स ही। तो इसीलिए बैंकिंग भी किसको दी गई है, करेंसी भी किसको दी गई है, यूनियन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक ही करेंसी चलेगी, एक ही मतलब सब कुछ बैंक के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होंगे। कम्युनिकेशन, है ना, बातचीत, जो ये होता है पोस्ट ऑफिस वगैरह, ये सब किसकी है, यूनियन लिस्ट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के मद्देनजर रखनी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं हो जाता कुछ भी हो जाएगा, न्यूज़पेपर है, कुछ भी है, तो वो सब किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। आगे स्टेट गवर्नमेंट, द सब्जेक्ट ऑन विच ओनली स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें कौन लॉ बना सकता है, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट। कौन बना सकता है, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड नेशनल इंपॉर्टेंस, स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए, नेशनल नहीं होना चाहिए ना। इसके अंदर कौन सब्जेक्ट आएंगे, स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। नेशनल इंपॉर्टेंस इसमें आएगा, नेशनल इंपॉर्टेंस को स्टेट से कोई लेना देना नहीं होता। इसमें वो सब्जेक्ट आएंगे स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस, जो लोकल एरिया, गाँव हो गए, ब्लॉक हो गए और जिले हो गए, उससे उसके मुद्दे इसके अंदर आते हैं। कंटेन सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एग्जाम्पल इसमें आता है पुलिस। पुलिस जो होती है हर स्टेट की अपनी अपनी होती है, ठीक है। इस और ट्रेड, व्यापार भी होता है, अपने अपने स्टेट का होता है, ठीक है। कॉमर्स, ये भी स्टेट का होता है। एग्रीकल्चर, ये भी स्टेट का होता है। इरिगेशन, सिंचाई विभाग, ये भी किसका होता है, स्टेट का होता है, ठीक है। पाँच दिए हैं, उसको आप अच्छे थोड़ा देख लीजिएगा, एमसीक्यू में आ जाता है डायरेक्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, द सब्जेक्ट ऑन विच सेंट्रल एंड स्टेट बोथ मेक लॉज, है ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ऐसे लिस्ट जिसमें दोनों कानून बना सके, उसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक ना। ये भी बता रहा है कि फेडरल कंट्री है इंडिया, फेडरल कंट्री है इंडिया, ठीक है। दोनों के मुद्दे क्या हैं, गंभीर तरीके से देखे जाते हैं। कंटेंट सब्जेक्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट इंपॉर्टेंस, जो सेंट्रल के लेवल पे इंपॉर्टेंस है, जैसे एजुकेशन हो गया, वो पूरे सब के लिए इंपॉर्टेंस, तो उसको स्टेट भी फॉलो करा सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। जैसे सीबीएसई बोर्ड किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है।
यूपी बोर्ड किसका, स्टेट गवर्नमेंट का, मतलब दोनों लोग एजुकेशन को मिल के बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या है कि एजुकेशन सिस्टम बढ़ेगा और दोनों का इम्पोर्टेंस है, स्टेट का भी और सेंट्रल का इम्पोर्टेंस भी है। दोनों लोग मिल के काम करेंगे, ज़्यादा चीज़ें बेटर हो जाएंगे, ठीक। लेकिन अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो किसकी फॉलो होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। किसकी बात मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट में दोनों लोग कानून बना सकते हैं, ठीक ना। फॉरेस्ट ऑफिसर होगा, एक स्टेट का भी होगा, एक सेंट्रल का भी होगा। ट्रेड यूनियन, यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन, यहाँ पे ट्रेड है, यहाँ पे ट्रेड यूनियन है, ठीक ना। ट्रेड व्यापार जो होगा स्टेट का मामला है, लेकिन ट्रेड यूनियन जैसे ही परमिट का मामला आ जाएगा फिर वहाँ पे कौन आ जाएगी। जब तक स्टेट के अंदर बात चल रही है, ट्रेड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे दूसरे स्टेट में एंट्री हो जाएगी वहाँ पे ट्रेड यूनियन परमिट लगेगी, ठीक है। ऑल इंडिया परमिट वो आपको बनवाना पड़ेगा। वो कहाँ से बनेगा, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, जिसमें दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक है। सारे स्टेट वाले बैठते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकारी बैठते हैं, वो सब मिल के बनाते हैं ट्रेड यूनियन, ठीक है। ट्रेड इसमें आता है, ट्रेड यूनियन इसमें आता है। मैरिज शादी विवाह का मामला कॉन्करेंट लिस्ट दोनों लोग मिलकर बनाते हैं, ठीक ना। और अडॉप्शन कोई गोद ले रहा है तो वो भी किसमें आएगा, अडॉप्शन कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा, ठीक ना। सक्सेशन मतलब उत्तराधिकारी कौन रहेगा, ये वाला भी केस किस में आएगा, कॉन्करेंट लिस्ट में। स्टेट भी देख सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी देख सकती है, ठीक है। अब देखना डिस्ट्रीब्यूटिव लिस्ट। ऐसे तो ये पहले में 3 लिस्ट पहले शुरुआत में बनाई गई, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बन रहा था 1950s के अराउंड, तब वहाँ पे रेसिड्यूअल लिस्ट में कुछ नहीं डाला गया था, एक लिस्ट अलग से ऐड की गई थी, एडिशनल लिस्ट, ठीक ना। ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले बहुत होशियार थे हमारे यहाँ, वो जानते थे पहले से कि कुछ ना कुछ ऐसे, अभी सब्जेक्ट जितने थे उतने डिसाइड हो गए थे, बाद में कहीं कुछ नया सब्जेक्ट आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में फिर वो हो जाएगा, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ख़राब है, इतने महीने से बनाए हैं। तो लोग भीमराव अम्बेडकर वगैरह बहुत दिमागदार थे, उन्होंने एक अलग लिस्ट ऐड कर दी, कहे कि जब भी कोई नया सब्जेक्ट आएगा जो अभी नहीं है, गंभीर होगा, उस पर कानून बनाना होगा, तो उसके लिए ये सब के लिए कोई नहीं, स्टेट लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं डाला जाएगा, वो किस में डाला जाएगा, रेसिड्यूअल लिस्ट में, ठीक ना। एक एडिशनल लिस्ट बना के छोड़ दिया गया, जिसमें आप आने वाले सब्जेक्ट को क्या कर देना, ऐड कर देना। तो ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट था, ठीक है। द न्यूली एडेड सब्जेक्ट ऑन विच सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज, है ना। इसमें नए सब्जेक्ट ऐड किए गए 1950 के बाद, ठीक है। जो भी आए जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह तब पहले नहीं थे, बाद में ये सबको, न्यूक्लियर वेपन तब हमारा नहीं था, 1998 में हमारी पॉलिसी है, 1974 और 1998 में मेजरली, ठीक है। नेट इंटरनेट तब नहीं था, वो सब्जेक्ट बाद में आया। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये सब बाद में आए, ठीक ना। तो ये सब कहाँ डलता चला जा रहा है, रेसिड्यूअल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आया, स्पेस सैटेलाइट वगैरह तब नहीं थी, तब इसमें डालना शुरू हुआ, तो रेसिड्यूअल लिस्ट में ये भी आ गया। साइबर क्राइम वगैरह किस में आ गया, रेसिड्यूअल लिस्ट में आ गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या बता रही कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल कंट्री है ना। तीसरा केस। चौथा केस देखते हैं, ऑल स्टेट इन इंडियन यूनियन डज नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। हमारे इंडिया में सभी स्टेट के पास आइडेंटिकल पावर नहीं है ना। दैट इज़ सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371। कुछ स्टेट के पास स्पेशल पावर है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, आर्टिकल 371 371। ये पावर कश्मीर के पास भी थी 370 के तहत, ठीक ना, जो 2019 5 अगस्त को ख़त्म कर दी गई, ठीक है। पहले वो भी सिलेबस में था, अब सिलेबस से हट गया है, तो ताकि लोग भूल जाए, है ना। अब बहुत ख़तरनाक मुद्दा था कश्मीर वाला, और वो ख़त्म हो गया है ना। तो बहुत लोग खतरनाक रहते हैं, धीरे समय के साथ लुप्त हो जाते हैं, है ना। तो आप अच्छे काम करने और ध्यान दीजिए, नहीं आप भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त, एक्सटेंट, डेंजर एनिमल बन जाएंगे, इंडेंजर, ठीक है। तो अब क्या रह गया सिलेबस में, 371, ठीक है। तो इसके थ्रू अरुणाचल, असम और कौन कौन सा, नागालैंड, मिजोरम को क्या स्पेशल स्टेटस मिला, सो दैट लैंड राइट एंड कल्चर ऑफ इंडिजिनस पीपल, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, इंडिजिनस पीपल, शुड बी प्रोटेक्टेड। दैट्स व्हाई अदर स्टेट्स पर्सन कैन नॉट बाई लैंड इन दिस स्टेट, है ना। कह रहा है अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम में कोई बाहर का स्टेट का पर्सन वहाँ जाके लैंड नहीं खरीद सकता है, क्योंकि उनको क्या करना है, छोटे छोटे स्टेट हैं, ठीक है, वहाँ जाकर खरीद करोगे क्या ही आप, ठीक है। क्योंकि उनको क्या करना है, लैंड राइट, अपने ज़मीन के अधिकार को बचाना है, कल्चरल, क्योंकि वो ट्राइबल्स, मेनली ट्राइबल्स टाइप के लोग हैं, तो वो लोग अपने कल्चर को सेव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि ट्राइबल्स ही हैं, बहुत अच्छे मतलब शहर टाइप के भी हो गए हैं चीज़ें, वहाँ पे बहुत डेवलप्ड हो गए हैं ये सब एरिया भी।
तो वो लोग को ज़मीन खरीदना वहाँ पे सभी दूसरे स्टेट के लोगों को अलाउ नहीं है, क्योंकि वो क्या अपने लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और कल्चर को, ठीक है। तो इस वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ भी कर देती, कौन से आर्टिकल के थ्रू, अंडर आर्टिकल 371। भैया ठीक है ना, तालमेल बना रहना चाहिए। तो ये भी कह रहे हैं कि हाँ हम ठीक है इंडिया के साथ रहेंगे, तो इंडिया के साथ ये भी रहते नहीं। तो भैया नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में है, सोचो आतंक करके अलग नहीं हो सकते ये, मतलब मारपीट तो होगी ही, मतलब अनस्टेबिलिटी आएगी देश में। तालमेल जियो और जियो देने वाला कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगाया गया, ठीक ना। अरुणाचल, असम, नागालैंड, मिजोरम को, है ना। तो ये भी क्या प्रूव करता है, इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री है। ये केस भी प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मतलब सभी स्टेट में इक्वल पावर डिवीज़न नहीं है। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा या कम चाहिए तो वो भी हम देख लेंगे, ठीक ना। मतलब देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए, है ना। नेशनल इम्पोर्टेंस, मतलब नेशनल का नेशन को सबसे ऊपर रखना है ना, नेशनलिज्म की फीलिंग होनी चाहिए आपके अंदर, फिर फेडरल सिस्टम को थोड़ा सा आगे पीछे कर लिया जाएगा। पांचवा केस है, इंडियन यूनियन है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन टेरिटरी, है ना। इंडिया में यूनियन टेरिटरी का भी कॉन्सेप्ट बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, भैया तालमेल बनाता है, ठीक ना। लेस एरिया एंड नॉट मर्ज विथ एग्जिस्ट स्टेट, जिसके पास कम एरिया है और प्रेजेंटली एग्जिस्टिंग स्टेट के साथ वो मर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत सारे गंभीर मुद्दे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक ना। इस वजह से वो छोटे एरिया हैं और उनको मर्ज करने में दिक्कत आ रही है प्रेजेंटली स्टेट के साथ, तो उसको क्या बना दिया गया, यूटी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी पे किसका दबदबा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ऐसे कौन कौन सा एग्जिस्ट ड्यू टू नेशनल इंपॉर्टेंस, क्योंकि वो नेशनल राष्ट्र के मुद्दे के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप अरेबियन सी में है, ठीक ना, अरेबियन सी में है लक्षद्वीप, और वो देश से थोड़ा क्या है अलग है, मेन लैंड से क्या है ओशियन में है। अगर वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का दबदबा नहीं होगा, सीएम वगैरह बना दिया जाएगा, तो वहाँ पे विद्रोह वगैरह कर सकते हैं, जनता कह देगी हमको इंडिया के साथ नहीं रहना, क्योंकि अगर एक सेपरेट सीएम होगा, धीरे धीरे आप लोगों को भड़काएंगे तो लोग भड़क जाते हैं, ठीक ना। धीरे धीरे कुछ दिन तक नहीं भड़केंगे, फिर कुछ दिन बाद भड़क जाते हैं। अगर वहाँ पर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रिप होगा तो एयरफोर्स आर्मी सब कुछ रहेगी आराम से, और मतलब वहाँ पे लोगों को नेशनल फीलिंग आती रहेगी। अगर तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है अपने चुनाव जीतने के लिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा ब्लेम करती है ना। जो सीएम होता है हमेशा किसको ब्लेम करता है, पीएम को, ठीक है, मेनली ज़्यादातर। तो अगर लक्षद्वीप वगैरह में दूसरे सीएम वगैरह बना दिए गए, स्टेट बना दिए गए उनको, तो वहाँ पे हो सकता है क्या हो जाए, राष्ट्र को कम महत्व दिए जाने लगे और वो क्या अलग देश बन सकता है। और कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए लक्षद्वीप है ना, आप तो जानते ही हैं मैप में कितना अच्छे जगह लोकेटेड है वो। तो ये नेशनल इंपॉर्टेंस का है, तो इसलिए यूटी बनाया गया, यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं होता, कहता ठीक है यूटी बना लो, है ना। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये भी प्रूव करता है कि इंडिया क्या है, फेडरल कंट्री है ना। मतलब बहुत सारे केसेस हमने देखे, ये भी एक उसमें से है, यूटी का भी कॉन्सेप्ट है। ये भी क्या प्रूव करता है कि इंडिया एक फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल कंट्री है। कल्चरल में है पोंडिचेरी, ठीक ना। पोंडिचेरी यहाँ पे पुर्तगालीस बेसिकली कब्जे करके बैठे हुए थे, ठीक है। तो पुर्तगालीस एकदम सबसे पहले आए और सबसे लास्ट में गए, ठीक ना, 1961 के आसपास, ठीक है, ये गए हैं 1961, 1961 में ये गए हैं, ठीक है। 1961 में आए कब थे, 1498 में आया था कौन, वास्को डी गामा। अब ये गए कब इंडिया से, 1961 में, ठीक ना, 1961 आई थिंक करेक्ट है, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा, सही है मेरे हिसाब से 1961 में ये गए हैं। क्योंकि पौंडुचेरी में कब्जे करके बैठे थे आराम से, पूरा इंडिया आज़ाद हो गया था, लेकिन पौंडुचेरी के 2-4 हिस्से, इधर केरल, कर्नाटक और इधर आंध्र प्रदेश साइड, 4 हिस्से में पौंडुचेरी बैठा हुआ है। तो उसको कौन कब्जा करके बैठा था, थोड़े थोड़े एरिया, पुर्तगालीज, ठीक है। और उसके बाद इसको 1961 में 1961 में इसको आज़ाद कराया गया, पुर्तगालियों को मार के लाठी से भगाया गया, ठीक है। नेवियों में लगा, भाग नहीं रहते, नेवियों भी लगाया गया, चारों तरफ से घेरा गया इनका, राशन पानी बंद किया गया, तब गए छोड़ के, नहीं तो जा नहीं रहे थे, क्योंकि नाटो का मेंबर नहीं है। पुर्तगाल किसका मेंबर था, नाटो का। नेहरू जी उतनी समय कितनी ताकतवर दिखाएं बताओ, 1961 में नाटो के मेंबर को घेर के मारने की कोशिश की, तो फिर ये चला गया वहाँ से, है ना। नाटो से पंगा लेने मतलब समझते हो। तो ये नेहरू जी की पॉलिसी थी उतनी समय की। तो पौंडुचेरी में मतलब कल्चर किसका है, पुर्तगाल का है। तो वो लोग को मतलब थोड़ा सा विदेशी कल्चर है, तो उसको इंडिया के साथ मर्ज करेंगे तो इंडिया के लोकल लोगों को ख़राब लगेगा, और उनको भी उनके ऊपर नियम कानून लगाएंगे तो उनको भी ख़राब लगेगा। तो दोनों लोग को एडजस्टमेंट के लिए क्या बनाया गया,
कल्चर एंड इंपॉर्टेंस के लिए पौंडुचेरी को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। सेंट्रल गवर्नमेंट को वहाँ दबदबा रहता है, डीएमएस पे बैठते हैं और आराम से चलता है वो, ठीक है। पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है दिल्ली और चंडीगढ़ का, ठीक है। दिल्ली में क्या है पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, क्योंकि दिल्ली क्या है राजधानी है देश की। अगर वहाँ पे सीएम वगैरह बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया, तो वहाँ पे फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को दबदबा क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाता है। तो इसलिए उसको क्या बना गया, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस राजनीतिक महत्व है, इसलिए उसको क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया, ठीक है। और चंडीगढ़ में भी है, पंजाब हरियाणा दोनों की कैपिटल है चंडीगढ़, दोनों को वहाँ पे सीएम वगैरह बनते हैं। अगर उसको एक के साथ मर्ज करते हैं दूसरा चिल्लाने लगता है, उसके साथ मर्ज करते हैं दूसरा चिल्लाने, तो इसीलिए उस पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस का है, इसलिए कि वे दोनों लोग बना के रहो स्टेट लेजिस्लेचर और शांति से रहो, ठीक ना, तालमेल बिना मिला के चलो, ठीक है। तो इसलिए ये भी केस प्रूव करता है इंडिया क्या है, एक फेडरल कंट्री। 6 नंबर पे आते हैं, पावर शेयरिंग बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट इज बेसिक स्ट्रक्चर। क्या है, जो पावर शेयर हो रहा है सेंट्रल और स्टेट में, ये बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बदलना चाहे कि भाई स्टेट गवर्नमेंट सारी पावर छीन ले, तो इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको 2/3 मेंबर पार्लियामेंट के लोकसभा और अपर हाउस दैट इज़ लोकसभा, लोअर हाउस दैट इज़ लोकसभा एंड अपर हाउस दैट इज़ राज्यसभा, दोनों के 2/3 मेंबर है ना, लगभग 75% के आसपास लोगों को क्या चाहिए आपको, 75, 33, 66% के आसपास आपको वोटिंग्स आपके साथ होने चाहिए वोटर्स, ठीक ना, 66% के आसपास। तब आप और प्लस 14 स्टेट, 14 स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर आपके साथ हो, 66%, हर जगह ऐसे ही वोटिंग हो, तो होगा कोई नहीं होगा, ठीक ना। अगर आपके इरादे सही नहीं है तो साथ नहीं हो, सही नहीं हो पाएगा। इरादे साफ हैं, कुछ अच्छे काम करना चाहते हैं तब चेंज कर सकते हैं आप कॉन्स्टिट्यूशन को। मतलब आप पावर छीनना चाहते हैं स्टेट गवर्नमेंट की, तब फिर क्या हो जाएगी, आपको मामला फेल हो जाएगा, ठीक है। तो यही है पावर शेयरिंग बेसिक स्ट्रक्चर है ना, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज नहीं कर सकते, बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर चेंज करना है तो बहुत सारी आसान प्रक्रिया नहीं है, बहुत ख़तरनाक है ये, ठीक है, जो बहुत मुश्किल है। अब ज़्यादा उल्टा सीधा काम करेंगे सरकार भी गिर सकती है आपकी, जनता आपके खिलाफ हो जाएगी, तो आप गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर दैट इज लोग क्या पहुँचे भैया, दैट इज 2/3 मेंबर ऑफ अपर एंड लोअर हाउस विथ हाफ नंबर ऑफ state legislature should ready and in case of conflict judiciary solve the issue। कह रहा ये सब कर भी लिए, मान लो चेंज भी करवा ली हो, 14 मेंबर को भी मिला लिए हो, आखिरी में किसका जजमेंट चाहिए होता है, जुडिशरी का। जुडिशरी कह रही कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आप खिलाफ काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फेल्ड। क्या हो जाएगा, फेल्ड। तो कॉन्स्टिट्यूशन आपको अब झगड़े होगा तो कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी। ये भी प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल कंट्री है ना। तो ये सारे केस हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। पहला केस क्या था, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें लिखा गया इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट, है ना, और किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, फेडरेशन के प्रिंसिपल पे काम करता है। दूसरा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट थे, उसको 3 टायर किया गया, मतलब एकदम तालमेल बिठाया जा रहा है। ये भी क्या फेडरल की निशानी है, तो ये भी प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सबके लिस्ट, सबको पावर डिवाइड किया गया, अच्छे से लिस्टेड किया गया, ये भी प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। सभी स्टेट को एक जैसी पावर नहीं दी गई, किसी को ज़्यादा किसी को कम, ज़रूरत के हिसाब से दी गई, सब में तालमेल बिठाया गया, ये भी प्रूव करता है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। यूनियन टेरिटरी बनाया गया, कॉन्सेप्ट लाया गया स्टेट नेशनल कल्चरल इंपॉर्टेंस के हिसाब से, तो ये भी प्रूव करता है इंडिया एक फेडरल कंट्री है। पावर शेयरिंग को इतनी आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं कि मुँह उठाएं बस आँख में इश्ते हुए बोल दी भैया आज से मुनारकी, मोदी जी राजा, मुकुट पहनाओ, राजअभिषेक कराओ, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसके लिए क्या है, बहुत सारी स्ट्रक्चर्स आपको, बहुत सारी प्रक्रियाएं फॉलो करनी पड़ेगी, जो इतनी आसान नहीं है, इतनी आसान नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रूव करती हैं इंडिया एक फेडरल कंट्री है। होल्डिंग टुगेदर, कमिंग टुगेदर आपको समझ में आया ही हुआ, ठीक है। आप मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक के लिए तो अब तक हमने फेडरलिज्म देख लिया था, और क्या देखा था,
फेडरलिज्म देख लिया था और उसके बाद क्या देखा था, फेडरलिज्म देख लिया था और उसके बाद क्या देखा था, याद नहीं आ रहा है। फेडरलिज्म देखा था, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म तो कि फीचर्स तो थर्ड क्वेश्चन में था। हाँ, फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट देखा था, उसके बाद की फीचर ऑफ फेडरलिज्म देखा, फिर हमने क्या देखा याद नहीं आ रहा है, माइंड हैंग कर रहा है ना, हैंग 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 कर रहा है। फिर क्या देखा कि फीचर ऑफ फेडरलिज्म देखा, फिर फोर्थ टॉपिक हमने देखा, पता नहीं कुछ ना कुछ तो देखा ही होगा मतलब फेडरलिज्म व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री है ना, कैसे मतलब फेडरल क्या क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाता है। तो उसमें हम 3-4 केस देखे थे, यूनियन लिस्ट, कॉन्ग्रेस लिस्ट, ये सारी चीज़ें। फिर है ना, फिर हम फिफ्थ क्वेश्चन में गए, फिर फिफ्थ क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, पता नहीं क्या देखा था। सिक्स क्वेश्चन हमको क्या देखना है, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया में, ठीक है। तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में, ये देख लेते हैं क्या क्या तरीके हैं, फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में। फिर 7 क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है ये देखेंगे। फिर आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ग्राम पंचायत वगैरह देख लेंगे, लोकल लेवल पे कैसे डिसेंट्रलाइजेशन है वो थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद उसके चैलेंजेस देखेंगे, उसके एडवांटेज देखेंगे और चैलेंजेस देखेंगे। उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस होता है इंडिया में ये थोड़ा देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, म्यूचुअल ट्रस्ट, एग्रीमेंट ऑफ लिविंग टुगेदर आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एंड इट प्रैक्टिस इन फॉलोइंग वेज। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, म्यूचुअल ट्रस्ट जो होता है, एग्रीमेंट ऑफ लिविंग टुगेदर जो होता है, ये सब पिलर्स हैं सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म के। अगर फेडरलिज्म को सक्सेस बनाना है आपको तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए सेंट्रल स्टेट में, मतलब आपसी तालमेल, है ना, लोग समझ सकें, है ना, कि ऐसा क्यों हो रहा है ना, बातों की गहराई से। एग्रीमेंट ऑफ लिविंग टुगेदर, साथ में रहने का एग्रीमेंट होना चाहिए। द पिलर्स ऑफ सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म एंड इट प्रैक्टिस इन फॉलोइंग, कैसे कैसे प्रैक्टिस होता है। तो हमने इंडिया को कैसे मतलब फेडरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता है, कैसे उसको सक्सेसफुल बनाए, ये थोड़ा 2-3 केस है, ये देख लेते हैं। लिंग्विस्टिक स्टेट, है ना, तो लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए गए। इससे भी क्या हुआ, हमारा फेडरलिज्म क्या हुआ, फेडरल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग हुआ, है ना। लोगों की भाषा को अगर भाषा के आधार पर देश बना, वो स्टेट बने, तो लोग खुश हुए कि हमारी चीज़ों को क्या दिया जाता है, महत्व दिया जाता है। तो इंडिया के साथ लोग रहेंगे नहीं, रहेंगे तो और बात को सुनेंगे भी, है ना। अगर आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती कोई लैंग्वेज थोपना चाहेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर वो क्या हो जाएगी, हुक्म हो जाएगा। तो फिर वहाँ पे क्या आएगी, अनस्टेबिलिटी आएगी। लोग कुछ दिन तक मानेंगे बात, अब धीरे धीरे फिर बात नहीं मानेंगे, है ना। ये सब आप देख सकते हैं कि फ्रेंच रिवोल्यूशन, उसमें जो वो हुआ था जी, जुलाई रिवोल्यूशन वगैरह जो हुए थे पोलैंड वाले केस में, रसिया ने दबाने की कोशिश किया था पोलैंड को, लेकिन पोलैंड वाले दबे नहीं, है ना। कुछ दिन तक छिपे रहे, लेकिन उसके बाद अपनी लैंग्वेज और कल्चर में ही बात करते रहे। उसके बाद पोलैंड देश एक बना, है ना। वैसे ही ये भी है, तो हमने किसी भी लैंग्वेज को दबाया नहीं। तो लिंग्विस्टिक स्टेट पॉलिसी हमने फॉलो की, किसको, फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करने के लिए। पहला, लिंग्विस्टिक स्टेट आर दोज स्टेट विच डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक स्टेट वो स्टेट होते हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किए जाते हैं, ठीक है। फ्रॉम 1947 to 2019 ओल्ड स्टेट वर वैनिश्ड एंड न्यू स्टेट्स वर क्रिएटेड, सम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज बट फ्यू ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, इथनिसिटी और जियोग्राफी, लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। 1947 से लेकर 2019 तक बहुत सारे ओल्ड स्टेट को ख़त्म किए गए और नए स्टेट्स बनाए गए, है ना, जो लैंग्वेज की बेसिस पे भी हैं, कुछ किसके बेसिस पे बनाए गए, लैंग्वेज के बेसिस पे, एंड बट फ्यू ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, कल्चर के आधार पे, संस्कृति के आधार पे, इथनिसिटी कैसी कम्युनिटी वहाँ रहती है उसके आधार पे, जियोग्राफी मतलब पहाड़ है कैसा उसके आधार पे। कौन कौन से स्टेट बनाए गए, नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड, ये कुछ एग्जाम्पल हैं और बहुत सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लिंग्विस्टिक स्टेट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड, लिंग्विस्टिक स्टेट बनने की वजह से कंट्री में यूनिटी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या हुई है, यूनाइट, बहुत ज़्यादा क्या हुई है, यूनाइट, ठीक। छिप गया माइक, पता नहीं आवाज़ आ रही है। नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड इसके एग्जाम्पल है किसके, जो कल्चर और इथनिसिटी और जियोग्राफिक बेस पे स्टेट बनाए गए, है ना। लैंग्वेज के आधार पर बनाए गए, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तेलुगु, है ना,
लिंग्विस्टिक स्टेट मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड एंड इट ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। लिंग्विस्टिक स्टेट जो होता है कंट्री क्या किया, बहुत ज़्यादा यूनाइट किया, एक मतलब एकता में कंट्री, मतलब लोग बिखरना नहीं चाहे, फिर लोग जुड़ना चाहे भारत के साथ, है ना। ये नहीं कि छोड़ के जाना चाहते हैं, अलग देश बनाना चाहते हैं, ऐसी सारी चीज़ें समस्याएं ख़त्म हो गई। तो इस तरीके से फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, ठीक है, एकदम मतलब लाइव प्रेजेंटेशन। एंड इट ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, इसने एडमिनिस्ट्रेशन को क्या बना दिया, आसान, क्या बना दिया, आसान। मतलब कि इसी में से मान लो किसी लैंग्वेज में से लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में काम करते हैं, फिर वहाँ से उनको क्या जाती है, पेमेंट जाती है ना। और पेमेंट जाती है तो किसी भाषा का लोग तो हिंदी इंग्लिश सीख ही लेता है, तो उसको क्या होता है ना, पेमेंट जाता है तो किसी भी भाषा के लोग जिनको पैसा मिलता है तो वो पैसे की भाषा सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से मिल के नहीं रहेंगे, मिल के रहते हैं। कोई भी भाषा बोलते हैं, किसी भी स्टेट में रहते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ाव सबको होता है, क्योंकि वहाँ से क्या मिल रहा होता है, पेमेंट, वहाँ से क्या मिल रहा होता है, पेमेंट, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक स्टेट हो गया ये, इस तरीके से प्रैक्टिस हुआ। लिंग्विस्टिक स्टेट पे बनाने से बहुत फ़ायदे हुए, बहुत ज़्यादा यूनाइटेड हुआ देश, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या हुआ, आसान हुआ। दूसरा हम इसमें देखेंगे लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी लैंग्वेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को भी नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया, किसी भी लैंग्वेज को, ना, का मुद्दा ही ख़त्म करो, किसी को नेशनल लैंग्वेज बनाते नहीं, ना कोई दुखी होगा ना कोई सुखी होगा, ठीक है। तो नेशनल लैंग्वेज किसी को बना नहीं, तो हमने नेशनल लैंग्वेज का मुद्दा हटा दिया, हमने क्या बनाया, ऑफिशियल लैंग्वेज। इंस्टेड ऑफ नेशनल लैंग्वेज वी फॉलो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। दैट इज़ फॉर ऑफिशियल वर्क वी यूज हिंदी एंड इंग्लिश एंड स्टेट हैव आल्सो देयर ओन लैंग्वेज। ये कह रहा है कि मतलब नेशनल लैंग्वेज इंडिया कोई नहीं, ऑफिशियल लैंग्वेज जो ऑफिस में यूज की जाती है, ठीक ना। ऑफिस में आप या तो हिंदी में काम करिए या तो इंग्लिश में काम करिए। अगर कोई स्टेट है जो लैंग्वेज के आधार पर बना है तो वो अपना कोई स्टेट की लैंग्वेज भी फॉलो कर सकता है, जैसे तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलुगु लैंग्वेज फॉलो कर सकता है, तमिलनाडु है तो अपना इंग्लिश फॉलो करे, हिंदी फॉलो करे या तमिल फॉलो कर सकता है, ठीक है। तो इस हिसाब से लैंग्वेज पॉलिसी डिसाइड की गई, ठीक है, कि मतलब कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश होगी और आप कोई स्टेट वाले अपनी स्टेट की लैंग्वेज भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब आप देश से जुड़ के रहिए भैया, फेडरल स्ट्रक्चर कुछ प्रैक्टिस करने दीजिए, प्रैक्टिस होने दीजिए और चलने दीजिए देश को। मतलब आप इन चीज़ों को छोटे छोटे मुद्दे लेके मत भड़किए, है ना, छोटे छोटे मुद्दे, भैया हमारी लैंग्वेज नहीं फॉलो, हम देश से अलग होंगे, ये सब मतलब इशू मत खड़कीजिए आप, है ना। ऐसा कौन मानता है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, इसी तरीके से फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ क्या हो रहा है, प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक है। फॉर स्प्रेडिंग हिंदी, हिंदी को फैलाने के लिए, है ना, फॉर स्प्रेडिंग हिंदी इंग्लिश वर स्टॉप्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। फॉर स्प्रेडिंग हिंदी इंग्लिश वर स्टॉप्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी को फैलाने के लिए इंग्लिश को क्या करना है, स्टॉप करना था एज पर कॉन्स्टिट्यूशन in 1965, but due to non-Hindi speaking state like Tamil Nadu oppose English still use oppose, मतलब इन्होंने क्या किया, इस तमिलनाडु ने अपोज किया, इस वजह से इंग्लिश स्टिल यूज एज ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब कि तमिलनाडु में जब 1965 में इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटाया जा रहा था, सिर्फ हिंदी को रखा जा रहा था, तो तमिलनाडु क्या किया, मतलब कि धरने बैठ गए ये लोग, है ना, तमिलनाडु वाले कहें कि ये हिंदी केवल ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं रहेगी, इंग्लिश भी रहेगी, क्योंकि तमिलनाडु में ज़्यादा लोग इंग्लिश बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा फॉलो करते हैं साउथ इंडिया वाले। तो वो लोग मतलब धरने बैठ गए, मतलब वो करने लगे, सरकार के आगे मतलब अड़ गए, भैया ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, आप क्या करिए, इंग्लिश को हटा नहीं सकते हैं। तो ये लोग अपोज किए, तो गवर्नमेंट ने कह रही है भैया ठीक है, इंग्लिश भी रहेगी ऑफिशियल लैंग्वेज, और आज तक इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू चली आ रही, ठीक है ना, हिंदी के साथ हिंदी भी यूज करिए, इंग्लिश भी यूज करिए, जो मन है आपको वो यूज करिए, स्टेट लैंग्वेज है तो स्टेट लैंग्वेज भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट सेंट्रल गवर्नमेंट प्रमोट हिंदी, इट डजेंट मीन दैट इट फोर्सली इम्पोज इट, है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, हिंदी प्रमोट करती है। कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहा गया है कि आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को प्रमोट कर सकते हैं, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करना प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट का सबका कर्तव्य है, लेकिन कोई इम्पोज नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ज़बरदस्ती हिंदी बोले, अगर उनका मन है इंग्लिश में बोले इंग्लिश में बोले, उनका मन है संस्कृत में संस्कृत, मतलब जिसमें बोलना उसमें बोलना, कोई इशू नहीं है, लेकिन आपका कर्तव्य है, आप प्राइम मिनिस्टर हैं तो आप
हिंदी भी फैला सकते हैं। कोई फोर्सफुली नहीं करता है ये, ठीक है, मतलब फोर्स नहीं लगा रहा है कि ज़बरदस्ती करिए आप, है ना, कोई दादागिरी नहीं है, करना है करिए, नहीं करना है अपनी मत कीजिए। तो ये स्टेट वाली पॉलिसी हुई, लैंग्वेज स्टेट पॉलिसी, लैंग्वेज लिंग्विस्टिक पॉलिसी, लैंग्वेज पॉलिसी हो गई, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कोई भी नेशनल लैंग्वेज कोई भी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। 1965 में इंग्लिश को बंद किया जा रहा था, लेकिन तमिलनाडु ने अपोज किया, उस वजह से आज तक इंग्लिश चली जा रही है, हिंदी इंग्लिश दोनों चली जा रही है। स्टेट वाले अपनी कोई लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया की। सेंट्रल गवर्नमेंट को कर्तव्य है उसको प्रमोट करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती इम्पोज कर रही है आपके ऊपर, ठीक ना, वो प्रमोट करना चाहती है, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करती है, लेकिन वो आपके ऊपर फोर्स नहीं लगा रही कि आप भी हिंदी का करिए, प्रमोट करिए, बोलिए, आपको मन है बोलिए, नहीं मन है मत बोलिए। अलॉन्ग विथ हिंदी लगभग मदर टंग कितने लोगों के, 40% लोग इंडिया में, 40% लोग लगभग क्या बोलते हैं, हिंदी, समझ में आ रहा है। एंड 21 अदर लैंग्वेज नोटेड इन 8 शेड्यूल, हिंदी के अलावा 21 लैंग्वेज और कॉन्स्टिट्यूशन में नोटेड की गई हैं 8 शेड्यूल्ड में, ठीक है, 8 शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज 22 लैंग्वेज गेट इक्वल राइट। इससे क्या पता चला, हिंदी के साथ साथ 21 लैंग्वेज और क्या कहाँ नोटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन में। अगर आपको पेपर देना है तो आपको 22 लैंग्वेज में पेपर मिल सकता है। आपको कोई सेंट्रल लेवल पेपर देना है, एग्ज़ाम देना है, तो कितनी लैंग्वेज में मिल जाएगा आपको, 22 लैंग्वेज में, ठीक है, बहुत ख़तरनाक है। तो मतलब आप ऑप्शन में चूज कर सकते हैं, 22 लैंग्वेज मिल जाएगी। मतलब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे प्रैक्टिस किया जा रहा है, फेडरलिज्म ऐसे प्रैक्टिस किया जा रहा है इंडियन, मतलब सबको ध्यान रखा जा रहा है ना। आपको पेपर कितने लैंग्वेज मिलेगा, 22 लैंग्वेज, आप नोट करिए कौन सा लैंग्वेज चाहिए, वो लैंग्वेज में आपको पेपर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब इक्वल राइट दिए जा रहे हैं, ऐसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में, ऐसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में। पहले लिंग्विस्टिक स्टेट, दूसरा लिंग्विस्टिक पॉलिसी, थर्ड हमको देखना सेंटर स्टेट का रिलेशन, सेंटर और स्टेट में कैसे तालमेल है, ठीक ना, ये देखते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस मेजरली वन पार्टी ब्रैकेट में कांग्रेस रूल्ड एट सेंटर एंड स्टेट, इफ अदर पार्टी वन इन स्टेट देन इट सप्रेस बाय सेंटर विच वीक द रिलेशन, दैट इज एरा ऑफ वन पार्टी सिस्टम। मतलब क्या रहा है, जब देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश में सेंटर में कौन पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, स्टेट में भी कौन सी पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, सारे मतलब सेंटर स्टेट हर जगह कौन सी पार्टी जीत के बैठी हुई थी, कांग्रेस पार्टी। लेकिन अगर गलती से मान लो बाद में इलेक्शन होता तो स्टेट में कोई दूसरी पार्टी जीत जाती थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसको क्या करती थी, सप्रेस करती थी, ताकि अगली बार वो न जीत पाए, फिर कांग्रेस पार्टी जीत जाए, ताकि कांग्रेस का ही पूरा बोलबाला रहे पूरे भारत में, है ना। तो इससे क्या होता है, सेंट्रल स्टेट के रिलेशन थोड़ा सा क्या होते थे, चरमरा जाते थे, मतलब दूर ताना तनी हो जाती, ठीक ना, अकड़ हो जाती थी, मतलब झगड़े टाइप के हो जाते। तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में झगड़े नहीं होने चाहिए, नहीं डेवलपमेंट पे क्या होगा, दिक्कत आएगी, फेडरल स्ट्रक्चर क्या होगा, डगमगाएगा। तो ये सेंट्रल स्टेट की कमियाँ थी थोड़ा सा, कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस। लेकिन ये चीज़ें बदलेगी, अभी देखो कैसे फेडरल स्ट्रक्चर प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में। दिस चेंज आफ्टर 1990 दैट इज सेंट्रल पार्टी वीकेंड टू फॉर्म गवर्नमेंट। ये क्या हुआ 1990 के बाद, जब स्ट्रॉन्ग लीडर ख़त्म हो गए, तो वीक लीडर तो जैसे ही आए 1990 के बाद, राजीव गांधी आए 1994 में, फिर उनको 1990 के आसपास 1991 में उनको भी डेथ हो गई इलेक्शन में, ठीक है, इलेक्शन के रैली पर चाहे दौरान बॉम्ब उड़ा दिए गए उनको, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लीडर कांग्रेस में कमी आ गई, तो इस वजह से मतलब कि 273 सीट भी नहीं जीत पा रहे थे लोग। तो इससे क्या हुआ, ये लोग लोकल पार्टी की मदद लेके कोalition गवर्नमेंट बनाई। जब एक पार्टी सेंटर में पूरा अपना मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पाती, 273 सीट नहीं ले आ पाती, तो वो क्या करती, दूसरी पार्टी की मदद लेती है और मिल के 273 सीट पूरी करते हैं और प्रेसिडेंट के सामने कहते हैं भैया हमने 273 सीट ला ली है, हमको कोलिटेड गवर्नमेंट बनानी है, जिसको क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। तो प्रेसिडेंट कह देते हैं ठीक भैया बना लो, है ना। लेकिन इससे क्या होगा, फिर आपको उसको भी मनाना पड़ेगा, जो छोटी मोटी पार्टी हैं उनको भी। तो सेंटर स्टेट से उठ के आई हैं, लोकल पार्टी हैं, तो आप उनकी बात माननी पड़ेगी, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, आप उनको दादागिरी नहीं दिखा सकते हैं। इससे क्या हुआ, सेंटर स्टेट रिलेशन सुधरने लगे। इधर क्या थे, बिगड़े हुए थे, इधर क्या हुई, सुधरने लगे, है ना। क्यों, कोalition गवर्नमेंट की वजह से। कोalition गवर्नमेंट को फ़ायदा भी हो जाता है कभी कभी, ज़्यादातर नुकसान होता है कोalition गवर्नमेंट का, लेकिन फ़ायदे भी होते हैं, ठीक ना, अगर म्यूचुअल ट्रस्ट अंडरस्टैंडिंग होता है। दिस रिलेशन बिटवीन सेंट्रल स्टेट एंड गवर्नमेंट रिस्पेक्टफुली इम्प्रूव्ड
एंड दिस इज द बैकबोन ऑफ आइडियल फेडरलिज्म, ठीक है ना। कह रहा है इस तरीके से सेंटर और स्टेट के रिलेशन सुधरे, और ये क्या है, एक आइडियल है ना, मतलब बैकबोन है आइडियल फेडरलिज्म के, एक अच्छे फेडरलिज्म के ये क्या है, बैकबोन है। कौन, सेंटर स्टेट रिलेशन अच्छा हो, है ना, मतलब दोनों में तालमेल हो। अगर झगड़े ही हो जाएंगे तो फिर वही है, फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही ठीक है, इससे बेटर। तो इसलिए मतलब दोनों में क्या हो, तालमेल, अच्छे से म्यूचुअल ट्रस्ट वगैरह हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तब ये क्या बैकबोन होता है ना, मतलब कि एक रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक है। वैसे जैसे आपको खड़ा करके रखती है, वैसे सेंटर स्टेट के रिलेशन ही फेडरलिज्म को खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। अगर दोनों में तालमेल नहीं हो तो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक था कैसे प्रैक्टिस होता है लिंग्विस्टिक पॉलिसी और सेंटर स्टेट रिलेशन। पहले गड़बड़ थे, अब ठीक हो गए, ठीक ना, अब इतने समय बढ़िया है। कहीं कहीं तो गड़बड़ रहेंगे 2-4 स्टेट में, है ना, उसमें जो पार्टी सिस्टम होता है, लेकिन बेसिकली सही से सब कुछ चलता होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस चल रहा है, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस हो रही है हमारे यहाँ। एक्सप्लेन समथिंग और क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन समथिंग अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, विकेंद्रीकरण, मतलब एक होता है केंद्रीकरण, सब कुछ आके मिल रहा है तो फिर बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। जब कोई चीज़ बिखर के जा रही होती है तो फिर बोलते डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग पावर, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर फ्रॉम सेंट्रल टू स्टेट एंड फर्दर टू लोकल लेवल, सेंटर से स्टेट, स्टेट से लोकल लेवल, पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दिस विल लोकल गवर्नमेंट बिकम मोर पावरफुल, इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट क्या हो गई, मोर पावरफुल, ज़्यादा शक्तिशाली हो गई। एम्पावरिंग लोकल गवर्नमेंट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज लोकल गवर्नमेंट अंडरस्टैंड लोकल एरिया बेटर, मतलब लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना, शक्ति देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोकल लोग जो होते हैं वो लोग लोकल एरिया को ज़्यादा बेटर समझते हैं। मोदी जी क्या जाने कि यहाँ पे किस चीज़ की क्या ज़रूरत है, मैं ज़्यादा बेटर जानूंगा ना। तो लोकल लोगों को पावर मिलेगी तो वो लोग ज़्यादा बेटर लोकल एरिया को समझ पाते हैं और ज़्यादा अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। अदरवाइज मोदी जी वहाँ से यहाँ पर डेवलपमेंट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस वजह से लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करना बहुत ज़रूरी है, शक्ति देना बहुत ज़रूरी है। बट बिफोर 1992, लेकिन 1992 से पहले इट इज़ नॉट इफेक्टिव बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशनली नॉट एम्पावर्ड। 1992 से पहले ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं थी क्योंकि इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर नहीं दिया था, तो CM PM वगैरह इसकी ज़्यादा इज्जत नहीं करते थे, बस ये चल ही रहा था बस इस तरीके बस लोकल लेवल गवर्नमेंट। बट फॉर मेकिंग इट इफेक्टिव, इसको अच्छे बनाने के लिए, अच्छे से कार्य कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड इन 1992, 1992 में इसको अमेंड किया। देख रहे हो, जब कोalition गवर्नमेंट तब इसको ध्यान दिया गया, नहीं सेंट्रल स्टेट ही काम चला रहे थे। जैसे ही जब लोकल कोalition गवर्नमेंट बनी तब तालमेल ज़्यादा बेटर बैठा ना, सेंट्रल स्टेट रिलेशन इम्प्रूव हुआ, तब जाके इसको क्या किया गया, अमेंड। ये होता है मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर सेंटर में स्टेट दोनों पावरफुल हैं तो लोकल को भूल जाएंगे, अगर दोनों में अच्छे रिश्ते नहीं हैं, ठीक है। तो सेंटर स्टेट दोनों में क्या होने चाहिए, अच्छे रिलेशन होने चाहिए पूरे एरिया के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि ये क्या होता है, बैकबोन होता है फेडरलिज्म का। जैसे 1990 के बाद कोalition गवर्नमेंट बनी, दोनों में रिस्पेक्ट क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और दोनों मतलब फिर उसी हिसाब से काम भी होने लगे। तो अच्छा ही अभी खराबी है अभी कोalition गवर्नमेंट को। तो शेड्यूल इन 11 पुटेड इन 11 शेड्यूल पंचायत, 11 शेड्यूल में क्या पुट किया गया, पंचायत, और 12 में क्या पुट किया गया, नगर पंचायत, ठीक ना। नगर मतलब शहर का भी ध्यान दो, गांव का भी ध्यान दो, शहर का भी ध्यान दो। फॉलोइंग स्टेप्स टेकन, और कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, 11 में पंचायत रखा गया 11 शेड्यूल में, 12 शेड्यूल में नगर पंचायत। एंड फॉलोइंग स्टेप्स टेकन, कौन कौन से स्टेप्स भी लिए गए। पहला इसमें कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू एट लोकल लेवल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा मैंडेटरी कर दिया गया, मतलब कि फिक्स कर दिया गया भैया आप इलेक्शन करवाइए, है ना। कब, रेगुलर बेसिस पे, मतलब 5 साल पे हो रहा है तो आप कंटिन्यूस करवाइए उसको, ठीक है। आप ये नहीं कि नहीं करवाएंगे, बीच में करवाएंगे 5 साल में, फिर 6 साल के लिए छुट्टी, फिर 5 साल बाद फिर करवाएंगे, ऐसे नहीं। रेगुलर इलेक्शन चाहिए। कब, 1992 में पहला अमेंडमेंट ये किया गया। दूसरा, सीट्स आर रिजर्व फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सीट किसके लिए रिजर्व की गई, SC ST OBC के लिए, सब के लिए रिजर्व की गई सीट। भैया सब लोग ये इस साल ये लड़ेंगे, इस साल ये लड़ेंगे इलेक्शन, इस साल ये लड़ेंगे, मतलब सबको मौका मिलेगा, हर एक इंसान को मौका मिलेगा, कितना भी पिछड़ा हो। 1/3 सीट आर रिजर्व फॉर वुमेन एट लोकल लेवल, महिलाओं को भी मौका मिला कि 3-4 बार जब इलेक्शन होगा, पहली बार, दूसरी बार ये खड़ा होगा, तीसरी बार ये खड़ा होगा, चौथी बार महिलाओं के लिए सीट फिक्स कर दी गई, ठीक है। एंड इंडिपेंडेंट बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन क्रिएटेड टू कंडक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन।
एक इंडिपेंडेंट बॉडी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो इनकी इलेक्शन को क्या करती, कंडक्ट करवाती, पंचायत और म्यूनिसिपल की। तो ये भी अच्छी बात है। पहले तो इलेक्शन कौन करवाएगी, यही नौटंकी होती थी। अब क्या स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग बॉडी ही बना गई, भैया जाओ इलेक्शन कराओ। स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विथ लोकल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, पैसा शेयर करेगी किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ, तभी तो वो काम कर पाएगी। पैसा नहीं हो तो क्या काम होगा, जितवा बैठा दिए हो तो पैसा ही नहीं तो क्या काम करूँगा, बैठा रहूँगा, है ना। तो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी किया कि भैया आप पैसा फंड पास करिए, है ना। तो पास होगा फंड तो पैसा आएगा तो काम होगा। बाई टेकिंग अबो स्टेप्स थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी बिकम मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। ये सब स्टेप्स लेने की वजह से थर्ड टायर, तीसरी लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या हो गई, मोर पावरफुल हो गई और इफेक्टिव हो गई, अच्छे से काम करने लगी, ठीक है। तो ये डिसेंट्रलाइजेशन था, ये फेडरल प्रैक्टिस, कैसे फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है इंडिया में, ये था। बाकी चलते थोड़ा सा आगे, अब देखेंगे हम लोग क्या नगर पंचायत और पंचायती राज, ठीक ना। रूरल गवर्नमेंट और अर्बन गवर्नमेंट कैसे होता है, स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म। तो अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। बेसिकली इसमें क्या देखेंगे हम, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो गिव ब्रीफ आइडिया ऑफ लोकल गवर्नमेंट। देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट, है ना, देयर आर टू टाइप ऑफ लोकल गवर्नमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल वाले बोलते हैं पंचायती राज भी बोला जाता है, ठीक है, और अर्बन वाले को लोकल म्यूनिसिपालिटीज़ बोला जाता है, ठीक है। तो रूरल लोकल गवर्नमेंट में पंचायती राज, इसका स्ट्रक्चर ये है और इसका पॉलिटिकल हेड कौन होता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। पॉलिटिकल हेड वो होता है जो इलेक्शन जीत के आता है और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड वो होता है जो एग्ज़ाम के दौरान आता है, ठीक ना। दोनों पैरेलली एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें जो स्ट्रक्चर है इसका, सबसे नीचे होता है ग्राम पंचायत, फिर उसके ऊपर होता है पंचायत समिति, फिर उसके ऊपर होता है जिला परिषद, है ना। बेसिकली 2-3 गांव को मिला के ग्राम पंचायत बनाई जाती है। ऐसे बहुत सारी ग्राम पंचायत को मिला के क्या बनाया जाता है, पंचायत समिति, ब्लॉक या मंडल, ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे ब्लॉक या मंडल को मिला के क्या बनाया जाता है, जिला परिषद, है ना, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ग्राम पंचायत को 2 या 3 गांव को मिला के बनाया जाता है। कभी बड़े गांव रहते देखिए कोई ग्राम पंचायत बना दिया जाता है। ये विलेज लेवल पे होता है। इसके हेड जो पॉलिटिकल हेड होते हैं प्रधान होते हैं, कभी कभी इनको सरपंच भी कहते हैं, इन्हीं को मुखिया कहते हैं, ठीक। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड इनके कौन होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडीओ होता है, ठीक है। पंचायत समिति जो ब्लॉक के हेड होते हैं, ठीक ना, ब्लॉक के लेवल पंचायत समिति, पंचायत मंडल भी होता है, ठीक ना। तो ये ब्लॉक समिति भी और मंडल समिति भी से कहते हैं, ठीक है। तो ये ब्लॉक, इसका हेड जो पॉलिटिकल हेड होता है उसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं। और इसका जो पैरेलली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है जो एग्जाम से आता है उसको बोलते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, BDO। ये VDO है, ये BDO है, ठीक है। और डिस्ट्रिक्ट का जो होता है पॉलिटिकल हेड उसे चेयरपर्सन बोलते हैं। और इसके पैरेलली कौन होता है, DM होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये पूरा स्ट्रक्चर है रूरल लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। इसमें पहला देख लेते हैं ग्राम पंचायत। NCERT के हिसाब से विलेज आर ग्रुप ऑफ विलेज कंप्राइज टू फॉर्म ग्राम पंचायत। कह रहा है एक विलेज या कई सारे विलेज मिलके क्या बनाते हैं, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत कंसिस्ट ऑफ वार्ड मेंबर को क्या बोलते हैं, पंच, ठीक ना, पंच एंड प्रधान। ग्राम पंचायत किससे मिलकर बना होता है, वार्ड मेंबर और प्रधान से। और दोनों इस क्या होते हैं, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत। ये दोनों क्या होते हैं, हेड ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक ना। प्रधान इज द हेड ऑफ ग्राम पंचायत। जो प्रधान होता है वो हेड क्या होता है, हेड होता है इसका ग्राम पंचायत का, ठीक ना। ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। ऑल द वोटर ऑफ ग्राम सभा मीट 2 to 3 टाइम्स फॉर बजट मैनेजमेंट, है ना। एक साल में मतलब ये जो वोटर्स होते हैं ग्राम सभा के, एक उसके ग्राम पंचायत के जितने विलेज में आते हैं वो कितनी बार मिलते हैं, साल में 2 से 3 बार, ताकि प्रॉपर बजट का मैनेजमेंट हो सके। पैसा कहाँ लगना चाहिए, कहाँ नहीं लगना चाहिए, किस एरिया में डेवलपमेंट करना है, किस एरिया में नहीं करना है, गाँव के किस कोने में क्या करना है, ये सब 3-4 बार मिल के मुद्दे को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अगला है पंचायत समिति, थोड़ा और ऊपर बढ़े तो पंचायत समिति, ग्राम पंचायत ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म पंचायत समिति, पंचायत ब्लॉक, पंचायत मंडल, ठीक है। तीनों के तीनों नाम है एक ही लोग के, ठीक है। तो बहुत सारी ग्राम पंचायत मिलकर क्या बनाती हैं, पंचायत समिति, पंचायत ब्लॉक, पंचायत मंडल, ठीक है। इसके हेड कौन होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होते हैं। ब्लॉक प्रमुख और पॉलिटिकल हेड ऑफ द पंचायत समिति, इट इलेक्टेड बाय पंचायत मेंबर ऑफ दैट एरिया। जितने भी पंचायत मेंबर होते हैं, पंचायत के मेंबर होते हैं, वो किसको इलेक्ट करते हैं, ब्लॉक प्रमुख को, ठीक है। अगला है जिला परिषद, आर द पंचायत समिति ऑफ डिस्ट्रिक्ट कंस्टिट्यूट टू फॉर्म जिला परिषद। जितनी भी पंचायत समिति वो सब मिलकर क्या बनाते हैं, जिला परिषद। चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। चेयरपर्सन जो होता है उसका पॉलिटिकल हेड होता है किसका, जिला परिषद का। मोस्टली मेंबर आर इलेक्टेड, MP MLA ऑफ दैट एरिया आर ऑल्सो इट्स मेंबर। कह रहा है इसमें जो जिला परिषद होता है इसके मोस्टली मेंबर क्या होते हैं, इलेक्टेड होते हैं, और जो MP MLA होते हैं ना डिस्ट्रिक्ट के, वो भी इसके क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। वो भी कभी कभी इसमें चले जाते हैं, देख लेते हैं, मतलब एकदम कंपलसरी नहीं होता, पर वो भी आराम से जा सकते हैं, इसके मेंबर होते हैं। NCERT में लिखा है, तो एक बार थोड़ा सा गौर करना है इस बात पे, ठीक है, क्योंकि सिविक्स है, क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से। तो MP MLA भी लोकल गवर्नमेंट के पार्ट्स होते हैं जिला परिषद के, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे कौन आता है, MP और MLA, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो होते हैं, ठीक ना। MP किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होता है, और MLA किसका पार्ट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन जिला परिषद के भी ये मेंबर होते हैं, जिला परिषद के भी ये मेंबर होते हैं, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगला है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। रूरल लोकल गवर्नमेंट हमने देख ली, अर्बन लोकल गवर्नमेंट देख लेते हैं, उसके बाद चैप्टर ख़त्म करते हैं, बहुत हो गया, ठीक है। स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल हेड और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड। स्ट्रक्चर में पहला है नगर पंचायत, जिसे बोलते हैं अर्बन काउंसिल इंग्लिश में। नगर परिषद इसी को बोलते हैं म्यूनिसिपल काउंसिल। दोनों सही है, चाहे यही वाला आप लिखिए चाहे ये वाला लिखिए, दोनों क्या है, फिक्स है। नगर निगम इसी को क्या बोलते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये नगर निगम कहाँ पाया जाता है, बड़े शहरों में पाया जाता है। नगर परिषद म्यूनिसिपल काउंसिल कहाँ पाया जाता है, थोड़े मॉडरेट शहरों में पाया जाता है। और नगर पंचायत कहाँ पाया जाता है, स्मॉल सिटी में पाया जाता है, ठीक ना। स्मॉल सिटी, मॉडरेट सिटी और बिग सिटी। इसके जो नगर पंचायत के जो हेड होते हैं उनके चेयरमैन बोलते हैं, ठीक है। म्यूनिसिपल काउंसिल के जो पॉलिटिकल हेड होते हैं उसे प्रेसिडेंट बोलते हैं। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, पॉलिटिकल हेड जो चुनाव जीते हैं, उसे मेयर बोलते हैं, ठीक है, बड़े शहरों में पाया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होते हैं इसके म्यूनिसिपल कमिश्नर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, दोनों एक ही हैं। इन्हीं को ये DM के पोस्ट भी, DM भी इसको देख लेता है, ठीक है। ये DM वाले पोस्ट वाले ही हैं, ठीक है। अलग से भी आते हैं, लेकिन DM मेनली इनको देखता है, ठीक है। तो इधर वाले में ये पूरा वीडियो ये पाए जाते हैं DM, इधर वाले में पूरा DM ही देखता है, ठीक है। क्योंकि शहर में होता है, यहाँ से टैक्स आता है, तो DM जो होता है टैक्स कलेक्टर होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इसीलिए उसको कलेक्टर ही बोलते हैं, वो टैक्स को कलेक्ट करता है। तो यहाँ पे पूरा किसके मद्देनजर होता है, DM के ही होता है, ठीक है। इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दोनों एक ही बात है, ये DM भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो तीनों को वही देखता है DM में, ठीक ना। जो टैक्स यहाँ से आ रहा होता है, पानी का टैक्स, बिजली का टैक्स, घर का टैक्स, हर चीज़ का टैक्स ही तो लगता है शहर में। तो सारा टैक्स कौन लेके बटोर के जाता है, कलेक्टर, ठीक है। तो म्यूनिसपैलिटीज कंप्राइजेस ऑफ अर्बन काउंसिल एंड म्यूनिसिपल काउंसिल। कहता है म्यूनिसपैलिटी जो होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल और अर्बन काउंसिल को मिलके बनाई जाती है। कभी कभी तीनों को इंक्लूड कर लेता है म्यूनिसपैलिटीज़ में, ठीक है। तो ये दोनों मेनली होते हैं, पर इसको भी इंक्लूड कर लेता है। पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बड़ा होता है, म्यूनिसपैलिटी में ये दोनों आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये आता है। म्यूनिसपैलिटी में ये दोनों आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये आता है। म्यूनिसपैलिटी में ये दोनों आते हैं, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अकेला वो आता है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो अकेले रहता है। ये दोनों छोटे छोटे, दोनों मिला के म्यूनिसपैलिटी बोल देते हैं, ठीक है। Municipality comprises of urban council and municipal council and its set up in a small town city. Its head are chairperson. इसका हेड कौन होता है, चेयरमैन या चेयरपर्सन होता है, ठीक है। चेयरपर्सन लिख दिया जाता है, क्योंकि बड़ा ये होता है प्रेसिडेंट, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, चेयरपर्सन, ठीक है। तो याद रखना, प्रेसिडेंट को चाहे चेयरपर्सन दोनों एक ही बात है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आर सेटअप इन बिग सिटी एंड इट्स हेड आर मेयर। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है वो बड़े शहरों में लगाया जाता है, मतलब चुनाव जीत के आता है, लगाया नहीं जाता। इन बिग सिटी एंड इट्स हेड, इसका क्या होता है, मेयर होता है, ठीक ना। इसका हेड कौन होता है, मेयर होता है। बेनिफिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, हमको देखना है कि फ़ायदे क्या हैं लोकल गवर्नमेंट के। तो द न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस डीपेंड द डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। क्या था, तो न्यू सिस्टम आया है लोकल गवर्नमेंट का, और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस
डेमोक्रेसी को डीप रूट तक ले गया इन अवर कंट्री, है ना। गांव के लोग भी जान गए कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र होता है, गरीब का भी महत्व होता है, ठीक ना। उसको चुनाव जब आता है तो उसके लोग पैर छूते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे ना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या किया, डेमोक्रेसी को डीप किया है हमारे कंट्री में, ये पहला इसका बेनिफिट है। दूसरा, मोर देन 36 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच मेक फील ऑफ रियल डेमोक्रेसी एट रूट लेवल, ठीक है। 36 लाख से ज़्यादा भी मेंबर किसके हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विच मेक फील ऑफ रियल डेमोक्रेसी एट रूट लेवल। मतलब कि जो गांव के इलेक्शन होते हैं उसमें 36 लाख के आसपास वोटर्स अवेलेबल होते हैं। जो लोकसभा को होता है, एमपी में लोग उनको छोड़ ही दो, जो प्रधान वगैरह का इलेक्शन होता है उसमें 36 लाख के आसपास क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। सोचो, एमपी में लोग छोड़ दो, 36 लाख तो प्रधान वगैरह ये सब छोटे वार्ड मेंबर, पंच, निपोरा ये सब लगा होगा कि 36 लाख लोग रिप्रेजेंटेटिव। सोचो इस बात को, कितने ज़्यादा है ना। प्रधान वगैरह ही 36 लाख लोग हो गए हैं, ठीक ना। अब 150 करोड़ पॉपुलेशन, इतने लोग तो होने ही चाहिए, ठीक है। इट इंक्रीज वुमेन रिप्रेजेंटेशन एंड देयर वॉइस इन आवर डेमोक्रेसी, है ना। इसने क्या किया है, डेमोक्रेसी वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाया है किसने, लोकल गवर्नमेंट ने, ठीक ना। यहाँ से लोकल गवर्नमेंट जैसे ही प्रधान बनती है महिला, उसके बाद उसको किसका कौन नजर आने लगता है, एमएलए वाली सीट, फिर ठीक ना उस पर वो अटैक करती, फिर उस पर अटैक करके कहाँ निकल लेती है, एमपी। तो मतलब धीरे धीरे महिलाओं को भी सीखने का मौका मिलता है। इसके बाद एक चैप्टर जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, उसमें क्या हुआ, डिप्रेशन हुआ, यहाँ से क्या उठाया जा रहा है उनको लोकल गवर्नमेंट में रिजर्व करके सीट, ठीक है। तो चैलेंजेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन आर हेल्ड रेगुलर वाइल सभाज आर इरेगुलर। कह रहा है कि चैलेंजेस क्या है, कमियां क्या है इसकी, मतलब कठिनाइयाँ क्या हैं लोकल गवर्नमेंट की। इलेक्शन तो हेल्ड हो गए हैं रेगुलरली, इलेक्शन हो भी है, जीत भी आ रहे हैं लोग, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सभा इरेगुलर है भैया, है ना। जो सभा होती है, मतलब कैसे बजट मैनेजमेंट करना है, कहाँ हैंडपम्प लगना है, कहाँ नहीं लगना है, उसका कोई मतलब इरेगुलर है, कोई मतलब उसकी सभा वो होती ही नहीं है। जो प्रधान चाले तो वही काम खत्म, बाकी और किसी से पूछता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इरेगुलर है ना। सभा होनी चाहिए, लोगों को बुलाना चाहिए, क्या कमी है क्या दिक्कत वो दूर करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेकिन सभा होती नहीं है। इलेक्शन तो हो गया, प्रधान बन के काम खत्म। मोर स्टेट नॉट ट्रांसफर प्रॉपर पावर टू लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारे स्टेट लोकल गवर्नमेंट को पावर ही नहीं दी, इलेक्शन करवा देते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल है, और उसके बाद कह देते हैं देंगे, और उसके बाद कोई वो नहीं करते हैं ना कि देंगे कि नहीं देंगे, मतलब मना भी नहीं करते, हाँ भी नहीं करते। ये अलग प्रकार का कष्ट होता है, ना मना करो ना हाँ करो, तो सामने वाला आपको मुँह ताकता रहेगा, ठीक है। लैक ऑफ प्रॉपर फंड, प्रॉपर पैसा भी नहीं मिलता है, तो वो केस भी नहीं कर सकता है, केस भी नहीं करता है कि नहीं मिल रहा है, तो दोनों चीज़ें फंस जाती हैं फिर, ठीक है। तो प्रॉपर पावर नहीं ट्रांसफ़र होता, प्रॉपर फंड नहीं ट्रांसफ़र होता, जब पैसा नहीं मिलेगा तो काम कहाँ से होगा, काम नहीं होता। Hence we conclude that India's फेडरल सिस्टम हैव सम नेगेटिव पॉइंट, मतलब इंडिया के फेडरल सिस्टम के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बिकॉज इट इज़ न्यू, क्योंकि ये क्या है, नया है अभी, ठीक है। अभी ये सब चीज़ें नहीं है, कितने साल में अभी, मतलब 1992 में है, मान लो 92, 8 साल उधर, 10 20 28 5/2025 चल रहा है, तो 33 साल के आसपास हुआ है ना इस सिस्टम को है। तो कोई वो थोड़ी ना, इंसान थोड़ी ना सुधर जाएगी, इस सिस्टम में तो इंसान धीरे धीरे इसको सुधरेगा, धीरे धीरे चीज़ें सही होगी, ठीक है ना। इसकी नेगेटिव पॉइंट्स, बिकॉज इट इज़ न्यू, क्योंकि ये नया है, ठीक है। बट एंड मैनी पॉजिटिव पॉइंट्स, लेकिन इसके ज़्यादातर क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, विच मेक इट सक्सेसफुल एंड वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, ठीक है। जो इंडिया को क्या बना दिया है, सक्सेसफुल और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, है ना। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा, है ना। किसी भी चीज़ को कंप्लीट करना है तो मेहनत तो लगती ही है ना, बिना मेहनत के कोई काम होता नहीं है, तो मेहनत तो लगेगी ही आप लोगों को भी, और आप लोग ये चैप्टर कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, ठीक है। उसके बाद अब तो चैप्टर समाप्ति की ओर है, सिलेबस समाप्ति की ओर है, लेकिन कहेंगे नहीं कब ख़त्म होगा, क्योंकि किसकी मर्जी है, भगवान की भी मर्जी होती है कुछ ना कुछ, ठीक है। जब वो चाहेगा तभी ख़त्म होगा, हम लोग चाहते तो बहुत कुछ है, वो होता थोड़ी ना है, ठीक है। तो बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, जिसको बोलते हैं जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, बेहतरीन चैप्टर है।
ठीक है, उसको ख़त्म करेंगे, उसके बाद फिर जय माता दी मिलते हैं।